हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? सीएमए फाइनल सीएफआर के इस एक्सक्लूसिव रिवीजन सीरीज में जिस चैप्टर का अभी हम रिवीजन करने वाले हैं वह हमारा इंडेक्स 36 यानी कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। बिलीव कीजिए, जितने थ्योरी, जितने प्रैक्टिकल, जितने एमसीक्यू, इवन 2025 वर्कबुक जो इंस्टीट्यूट ने इस पर लॉन्च किया है, उन सबको हम लोग इस रिवीजन क्लास में कवर करने वाले हैं। इसका नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, संभाल कर रखिए। एग्जाम के टाइम पे बच्चे ये 10 से 15 मिनट में पूरा इंडेक्स का रिवीजन आप उससे कर सकते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने इस नोट्स को बनाया हुआ है। आइए शुरू करते हैं इंडेक्स 36 का कंप्लीट रिवीजन। और मैं चाहता हूं कि ये जो आगे की बातें हैं ना, इन बातों में एंट्री करने के पहले मैं एक इसका जो ब्रॉड आपका पिक्चर है इस इंडेक्स का, वो आपके दिमाग में रिवाइज करा दूं, फिर आगे पढ़ने में हमें बहुत मजा आने वाला है। सुनेंगे ध्यान से। एक बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है 31 मार्च 24 को। इस बैलेंस शीट में दिख रहा है एक मशीन जो कभी आज से बहुत समय पहले हमने 5 लाख में परचेज किया था। उस मशीन पे मेरे बच्चे आज तक हमने क्या किया है, 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च 24। 5 लाख में 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू बुक में कितनी बची हुई है, 3 लाख रुपीज। बुक में वो जितनी वैल्यू पे दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू। इस इंडेक्स के मुताबिक आपका है ना, तो वो 3 लाख पे हमारा दिख रहा है एज पर जो रेगुलर रूटीन में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करें उसके मुताबिक। लेकिन आज यानी कि 31 मार्च 24 को अगर इस कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि जो मशीन हमारे बैलेंस शीट में 3 लाख रुपीज का है उसका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो सिर्फ 280 है। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि जिस मशीन को आज हम बैलेंस शीट में 3 लाख में दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको फ्यूचर में इसको बेचकर या फिर इसको यूज करके जो हमें बेनिफिट मिलेगा ना, जो बेनिफिट मिलेगा इस मशीन से, वो टू द मैक्सिमम कितना मिलेगा जी, 2,80,000। मान लो अगर ऐसा हमें लगता है कि मैक्सिमम कितना मिलेगा, 280। तो इंडेक्स 36 का कहना है कि देखो जी, जिस मशीन को बैलेंस शीट में आप 3 लाख में दिखा रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस मशीन से फ्यूचर में टू द मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा वो 280 ही मिलेगा, तो उनका कहना है कि इस मशीन में से ना जो 3 लाख पे दिख रहा है 20,000 यानी कि जितना कम आपको लगता है कि फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिलेगा, आप उसको माइनस कर दीजिए और माइनस करके इस मशीन को बैलेंस शीट में कितने में दिखाइए, 2,80,000 पे। वो ये कहते हैं कि आप इसको 280 पे दिखाइए और कहते हैं कि ये जो 20,000 का जो आपने यहां से माइनस किया ना, टू मेक इट इक्वल टू द मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट, इसी 20,000 को कहते हैं कि आप जब लेस करेंगे तो आप इसको इम्पेयरमेंट लॉस यानी कि ये आपको एक तरीके का लॉस हो गया, ये 20,000 का आपके मशीन पे, उसको माइनस करके और उसको 280 पे दिखाइए। और ये 20,000 जो आपको लॉस हो गया, जो आपने एसेट से माइनस किया, आप उस साल के प्रॉफिट लॉस में इसको एक्सपेंस के रूप में आप बुक कर दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, करंट ईयर में जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मशीन से माइनस किया और फिर उस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं, उसी तरीके से इस 20 को भी माइनस करके उस साल के प्रॉफिट लॉस में दिखा दीजिए। हाँ, कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, कोई बातें हैं जो जिसके ऊपर में इंडेक्स 36 चर्चा करता है, हम वो भी आगे करेंगे, बट मोर और लेस यही है मेरे बच्चे, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। सवाल उठता है कि ये जो रिकवरेबल अमाउंट आपने 280 डिसाइड किया, जिसपे कि आप एसेट्स को अब दिखा रहे हो, ये कैसे डिसाइड होता है कि फ्यूचर में इस मशीन यानी कि इस एसेट से रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा। तो कहते हैं कि इस 280 को डिसाइड करने के लिए हमारा इंडेक्स 36 कहता है कि भैया दो चीजें आप पहले चेक करो आपको उस एसेट्स को लेकर। एक तो वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है कि जिस दिन इस बैलेंस शीट को बुक में आपने रिकॉर्ड किया है, उसके बाद ये मशीन जितने साल भी आपके पास रहेगा, उससे जो आप बेनिफिट कमाओगे, वो बेनिफिट की आज की वैल्यू कितनी है, दिखाऊंगा मैं कैसे निकाला जाएगा। हम उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज आपका, ठीक है ना, वैल्यू इन यूज। और दूसरा होता है कि इस मशीन को अगर हम यूज ना करें, हम उसको अगर सेल कर देते हैं आज, तो सेल करके जो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगा जी, फेयर वैल्यू, जितने पे वो सेल हो सकता है। और अगर कोई कॉस्ट टू सेल है, उसको बेचने में अगर मुझे कुछ खर्चे पे करने पड़ेंगे, कोई कमीशन या ब्रोकरेज, तो उसको माइनस करके नेट अमाउंट कितनी रिकवरी होगी। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होता है बच्चे, हायर अमाउंट, क्योंकि मैं इस एसेट से टू द मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकता हूं, तो या तो यूज करके या फिर बेच करके जो भी इसमें से हायर अमाउंट होगा वही मैं रिकवर करने की बात करूंगा। और उसी 280 पे कहा जाता है कि आप अपने एसेट्स को दिखाना पसंद कीजिए और बाकी को आप यहाँ
पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लीजिए। याद रखना, इम्पेयरमेंट लॉस होता है, इम्पेयरमेंट गेन नाम की कोई चीज नहीं होती। इम्पेयरमेंट लॉस होता है, गेन नाम की कोई चीज नहीं होती। दूसरी बात, अब आगे आपको ये इंडेक्स कहता है कि अब बताओ जरा आपका एसेट बुक में कितने पे आ गया, 280 पे। तो कहते हैं कि आगे यानी कि फ्यूचर में इस एसेट पे जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, आप इस 280 पे चार्ज करना, अब 3 लाख में नहीं, क्योंकि 3 में 20 को ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में खर्च के रूप में हम दिखा चुके हैं। तो फ्यूचर में जो आपका होगा डेप्रिसिएशन 280 पे चार्ज किया जाएगा। फ्यूचर में लाइफ कितना बचा हुआ है, क्या रेसिडुअल वैल्यू है, या क्या रेट आप डिसाइड करते हो, उसके बेसिस पे आपका। तो ये पूरा इंडेक्स को अगर मैं 4 से 5 मिनट में बताऊं तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब इन्हीं में कई सारे इफ और होते हैं, जिनके इफ और के लिए हम पूरे इंडेक्स को स्टडी करेंगे। क्लियर ना? और मैं आपको यहां पे दिखाऊं, आइए ना शुरू करते हैं। आपका थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चे कि ये इंडेक्स 36 बोलता है कि आप इस बात को इंश्योर कीजिए कि आपका एसेट का जो कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू यानी कि जिसपे आपने इसको दिखाया हुआ है, वो कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा ना हो। यानी कि अगर ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, माइनस करके उसको रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आ जाते हैं। तो यही कहता है कि आप, इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप इंश्योर कीजिए कि जो एसेट का जो कैरिंग अमाउंट है, जितने पे दिखाया जा रहा है, दैट शुड नॉट बी मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ दैट एसेट आपका। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। एग्जाम में आ सकता है कि डैश एज पर डैश इंडेक्स आपका ये आप बता दें आपको, तो क्या करेंगे जी, इंडेक्स 36 के अंदर में हम टिक मार्क करेंगे। स्कोप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं आगे बढ़ता हूं। इंपोर्टेंट डेफिनेशन में कई सारी बातें मैंने बता दिया। कैरिंग अमाउंट का मतलब मैंने बता दिया ऊपर में। फेयर वैल्यू मतलब रिकवरेबल अमाउंट को निकालने के लिए उसको जब हम लेते हैं ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कि उसको बेच के कितना पैसा रिकवर हो सकता है। वैल्यू इन यूज का मतलब बता दिया कि उसको यूज जो करूंगा फ्यूचर में ड्यूरिंग द गिवन उसका लाइफ, उसके आज उससे जो बेनिफिट कमाऊंगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है। डिस्काउंटेड वैल्यू उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। रिकवरेबल अमाउंट ये और ये, इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा, इसका मतलब क्या होता है आगे बता दूंगा, जैसे जैसे वो चीजें आएंगी उनके साथ समझाते चलूंगा। चलिए, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स कब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि जब भी एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट आपका क्या होगा, छोटा होगा, और कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो हम इंपेयरमेंट लॉस बुक करते हैं। वो आप जान चुके हैं, है ना। ये सारी बातें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, वो भी, या फिर बड़े बड़े क्वेश्चन जो 5 to 7 मार्क्स से बन सकते हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। रिविजन क्वेश्चन नंबर 1 पे आप आई पहले। कहता है कि सीओसी लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन फॉर 3.2 करोड़ ऑन 1 2023। मेरे बच्चों, ये एक टाइम पीरियड है। कहता है कि यहां कहीं पे 1 23 को आपने एक मशीन एक्वायर किया 3.2 करोड़ का। कहता है कि इसकी लाइफ 5 ईयर्स है और सैल्वेज वैल्यू कहता है कि 40 लाख रुपीज है। अप्लाई द टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट ऑन 31 मार्च 26। ये रहा आपका 31 मार्च 26, जिस दिन पे आपको चेक करना है कि क्या ये एसेट आपका इंपेयर्ड हो चुका है। मेरे बच्चे, अगर आपको इंपेयरमेंट चेक करना है तो पहले तो उस एसेट्स का इस दिन पे जिस दिन हम चेक करते हैं हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए, और कैरिंग अमाउंट कुछ भी नहीं होता, एसेट की जितनी कॉस्ट है, एसेट की जितनी कॉस्ट है उसमें आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो मुझे बताओ जरा कि एसेट की कॉस्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज 3.2 CR, वो हमने लिख दिया। हमने आज तक यानी कि इस पीरियड में हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया होगा इस एसेट्स पे, आप चेक करो कि ये टाइम पीरियड टोटल कितना है। तो 1 23 से लेकर आपका 31 मार्च 23, ये हो गया आपका पीरियड जिसमें कि 3 मंथ्स कवर हो रहे हैं, है ना। ये पहला साल जिसमें कि 3 मंथ्स कवर हो रहा है, और इसके बाद ये जो पीरियड है बच्चे उसमें 3 इयर्स कवर हो रहे हैं। तो 3 इयर्स और 3 मंथ्स हमने इस सेट को अभी तक यूज किया है। 3 इयर्स में 12 36 मंथ्स, और 3 कितना हो गया 39 मंथ्स। हमने वही काम किया, हमने कहा कि देखो जी 3.2 CR में जो उसकी सैल्वेज वैल्यू है वो तो कभी डिप्रिशिएट नहीं होती, तो सैल्वेज वैल्यू को माइनस करके हटा दिया, और फिर उसको हमने 5 इयर्स यानी कि 60 मंथ से हमने डिप्रिशिएट किया, और जितने मंथ्स हमने यूज किया उससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास निकल के आ गया बच्चे। आज तक जो उस पे एक्यूमुलेटेड या कह दो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अमाउंट रहा होगा वो 1.282 CR। तो इसमें से इसको माइनस करके हमारा क्या निकल के आ गया, कैरिंग अमाउंट। जिस दिन पे आप इंपेयरमेंट चेक कर रहे हो उस दिन पे एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है, 1.38 CR। आओ ना आप चेक करते हैं कि इस एसेट्स का आज रिकवरेबल अमाउंट कितना है। आप जानते हैं रिकवरेबल अमाउंट होगा हायर ऑफ, एक तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल,
उसको बेच के मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो बेच कर जो पैसा मिलने वाला वो कहता है 1.2 CR, वो हमने लिख दिया आपको यहाँ पे। और एक होता है वैल्यू इन यूज, फ्यूचर में उसको यूज करके जो हमें बेनिफिट होगा उसकी आज की वैल्यू, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लो फ्रॉम दिस एसेट। आपका जब ये निकालना होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन में ऑलरेडी वैल्यू आपको दिया हुआ है। इन दोनों में से हायर कौन सा हो गया? 1.3 CR। तो सोचो जिस एसेट को बैलेंस शीट में 1.38 CR पे दिखा रहे हैं, अगर वो 1.3 CR उसका रिकवरेबल अमाउंट है तो आपको इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक करना पड़ेगा? 0.08 करोड़ रुपीज, इतने का इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। जब ये इंपेयरमेंट लॉस बुक किया जाएगा तो इसकी एंट्री अगर एग्जाम में पूछ दे तो क्या करेंगे जी? आप जानते हैं मशीन की वैल्यू कम करना होगा, देखा था ना अभी, मशीन में से आपको माइनस करना होता है और उतना आपने कहा कि हमारा इंपेयरमेंट लॉस हो गया। इस इंपेयरमेंट लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एग्जाम में अगर आप ये 2 एंट्री पास करते हैं तो भी ठीक है। अगर कोई कहता है कि भैया हम इंपेयरमेंट लॉस ना दिखा के एक एंट्री पास करना चाहते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, तो कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 एंट्री पास करे तो भी ठीक है, एक एंट्री पास करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इंडेक्स 36 से बचे, इसमें कई सारी E4 की बातें हैं, कुछ आपके केसेज हैं। उन सारे केसेज को मैं पहले आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाऊंगा, फिर उसको दिखाऊंगा कि आपका थ्योरी में वो इंडेक्स 36 कैसे बोलता है, उसका भी कंप्लीट रिवीजन। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं लेकर आ रहा हूं आपका रिवीजन क्वेश्चन नंबर 2। कहता है, क्वेश्चन पढ़ना आप यहाँ पे मेरे साथ, कि कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी, मशीन का जो कैरिंग अमाउंट है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और कहता है कि रिवोल्यूशन रिजर्व आपका अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एट 8,160 and 60। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ना होके इसको पता है क्या बोलना चाहिए था? इसको बोलना चाहिए था कॉस्ट। ये कॉस्ट है एक्चुअली आपका, है ना, सही कर लो, मैंने गलत लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ मशीन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एंड रिवोल्यूशन रिजर्व। ध्यान दो, अगर आपके इस एसेट पे रिवोल्यूशन रिजर्व दिख रहा है तो आप जानते हैं कि इस एसेट का रिवोल्यूशन हुआ होगा। इंडेक्स 16 का हम लोग रिवीजन भी कर चुके हैं, क्लास भी पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि फिक्स्ड एसेट्स को, पीपी को बैलेंस शीट में दिखाने का 2 तरीका होता है, कॉस्ट मॉडल या फिर रिवोल्यूशन। तो कॉस्ट मॉडल में हम रिवोल्यूशन नहीं करते हैं, बट अगर हम रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करते हैं तो वहां पे आपका एसेट्स को रिवैल्यू करना अलाउड होता है। इस क्वेश्चन के अंदर में इस रिजर्व का होने का मतलब कि वी हैव आपका फॉलो द रिवोल्यूशन मॉडल फॉर आपका रिकॉर्डिंग द पीपी, एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, जब हमने इंडेक्स 16 पढ़ा था, मैंने रिवाइज भी जब कराया था, तो मैंने एक आपको बताया था, वहां पे कॉन्सेप्ट था रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स का। फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन, सेकेंड टाइम आपका ये किया था ना हमने। तो वो जो आपने रिवोल्यूशन किया था फर्स्ट टाइम, आपका सेकेंड टाइम, उसमें जो चीजें आपने की थी ना कि प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एग्जैक्टली सेम चीज यहां भी है। अब वही आप ऑलरेडी अब यहाँ पे क्या करोगे, इंडेक्स 16 से अपने आप लिंक करना शुरू करेंगे। आपको देखो मजा किस तरीके से आएगा। इस चैप्टर में कुछ नया हम पढ़ ही नहीं रहे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने आपके लिए ये बैलेंस शीट बना दिया है, आपके लिए ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, मैंने आपके लिए बना दिया कि मान लो मशीन की कॉस्ट कितनी है जी? 8 लाख। हमने आज तक इस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 150। और क्योंकि मशीन को जब आप रिवैल्यू करते हैं तो हम क्या करते हैं, उतना मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या क्रिएट होता है जी? रिवोल्यूशन सरप्लस कह दो या रिवोल्यूशन रिजर्व, जो ओसीआई के अंदर में जाता है, आपका पता है ना, प्रॉफिट लॉस में। तो ये हमने क्या किया, एक बैलेंस शीट दिखाया, ये जो आपका सिचुएशन था उसका बिफोर चेकिंग द इंपेयरमेंट लॉस। अभी इंपेयरमेंट लॉस को हमने कंसीडर नहीं किया, उसके पहले ऐसा बैलेंस शीट आपको दिख रहा था। अब आगे पढ़े, कहता है कि ऑन 31 मार्च 24, यानी कि इस ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है इसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल एंड वैल्यू इन यूज, कहता है कि इतना इतना आपने चेक किया। तो मैं कह दूं कि भैया इसका मतलब कि इन दोनों को कंपेयर करके जो हायर अमाउंट होगा दैट इज कॉल्ड रिकवरेबल अमाउंट। बोलो हाँ। और रिकवरेबल कितना आ गया? 5,40,000। अब खुद सोचो, जिस एसेट को आप 690 पे आप दिखा रहे हो उसका रिकवरेबल अमाउंट 540 है। तो इंडेक्स 36 क्या बोलता है कि आप एक काम कीजिए, 690 में से आप यहाँ पे 5 इसको कितना माइनस करके 1,50,000 को आप यहाँ पे माइनस कर दो, जिसको हम क्या बोलेंगे जी? इंपेयरमेंट लॉस। हम क्या बोलेंगे? इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस माइनस कीजिए और फिर इसको 5,40,000 पे दिखाना शुरू कीजिए, 540 पे दिखाना शुरू कीजिए। यही पढ़ाना बदमाश, बोलो ना हाँ। ये सर, तो अब हमने क्या किया, एक तो हमारा जो एसेट होगा आफ्टर चेकिंग द इंपेयरमेंट इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एट 540 का फिगर। दूसरी बात, ये जो 1,50,000 का जो आपका इंपेयरमेंट लॉस हुआ, हम इसको क्या करेंगे?
मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ऐसे तो इम्पेयरमेंट लॉस हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, बट अगर इसके पहले हमने इस एसेट्स का रिवोल्यूशन किया था और रिवोल्यूशन करने पे अगर हमें एक आपका रिवोल्यूशन सरप्लस हुआ था, रिवोल्यूशन सरप्लस, तो आप इस 150 में क्या करेंगे, पहले 40 अप टू द 40,000 जितना अमाउंट इसमें दिख रहा है उतना अमाउंट क्या करेंगे, इससे एडजस्ट करेंगे, और इसको एडजस्ट करने के बाद जो बाकी का आपका इंपेयरमेंट लॉस दिखेगा उसी को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। अगर मैं आपको इंडेक्स 16 से लिंक कराऊं तो याद कीजिए, फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन किया और आपको लॉस आ गया तो क्या हो गया, इंपेयरमेंट लॉस। वो इंपेयरमेंट लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, फायदा हो गया तो क्या होगा जी, रिवोल्यूशन रिजर्व क्रिएट किया करते थे आप। सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन हुआ, पहले आपको हुआ था प्रॉफिट, दूसरी बार हुआ आपको लॉस, तो लॉस पहले क्या करते थे, जितना फायदा पहले हुआ था ना हम उसमें से एडजस्ट करते थे, उसके बाद कुछ और भी लॉस होता था तो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते थे। अब तो सारी बात आपके दिमाग में बैठ गई है। एग्जैक्टली सेम चीज यहां भी है। आपका 150 का जो यहां पे इंपेयरमेंट लॉस हुआ, उसमें से जो पहली बार पहले जो रिवोल्यूशन किया था उसमें से जितना आपका रिजर्व आपको दिख रहा होगा उतना अमाउंट वहां से एडजस्ट कर दो और बाकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एग्जैक्टली सेम काम करने वाला हूं। ये देखिए, इंपेयरमेंट लॉस मैंने बुक किया 150 का, और इस 150 में 40,000 कहां से एडजस्ट किया जी, रिवोल्यूशन रिजर्व से, और बाकी कहां से, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताओ जी अमाउंट, ये सेम क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा बताओ अमाउंट टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना होगा, तो जो बच्चा 150 कह देगा वो गलत हो जाएगा। कितना डेबिट किया जाएगा, 110 का अमाउंट। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखें। कोई डाउट आपको? नहीं सर, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। आइए अब हम आते हैं आपका रिवीजन क्वेश्चन नंबर 3 के पास। कहता है कि मार्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब यहाँ पे वो जो वैल्यू इन यूज अभी तक दिया करता था ना, वैल्यू इन यूज जो आपको दिया करता था, इस वैल्यू इन यूज को मेरे बच्चे, ये जो आपका हुआ करता था 510 जो यहाँ पे दिया होता था, अब हम इसको निकालना सीखेंगे। ऐसे आपने पता नहीं कितने सारे इंडेक्स में इसको ऑलरेडी सीखा हुआ, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। कहता है कि मार्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट्स ऑफ कैश इनफ्लो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च 24 को इस मशीन से कितना हमें फ्यूचर में इन्फ्लो आएगा वो बता रहा है। 1 2 3 4 5, हमें लगता है कि ये मशीन अभी अगले 5 ईयर्स तक यूज होगा और इतना इतना इससे पैसा कमाएंगे बाय यूजिंग दैट एसेट्स इनटू आवर बिजनेस। 5 साल के बाद यानी कि 29 के एंड में यहाँ पे उसका रेसिडुअल वैल्यू इस मशीन को बेच कर भी हमें 500 का अमाउंट मिलेगा। तो ये भी तो कैश इनफ्लो हुआ ना फ्रॉम दैट मशीन, है ना। सब क्लास में उन्हें क्वेश्चन किया कराया आपको। कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, आज से कई साल पहले आपने 20 लाख में परचेज किया था। उसका यूजफुल लाइफ वाज, उस समय उसका लाइफ टोटल कितना था, 8 ईयर्स। रेसिडुअल वैल्यू कहता है कि 8 ईयर्स लाइफ के बाद कितना, 5। यहां पे दिख रहा है, यहां भी समझ में आ रहा था। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, उसका कहता है कि 10,000 लाख से कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन द पीपी, और कहता है कि ऑल्सो कैलकुलेट द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एंड रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या होता है, इंपेयरमेंट लॉस को माइनस करने के बाद। रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन क्या होगा, अब फ्यूचर में क्योंकि नया वैल्यू दिख रहा है तो उस पर कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बोला था ना मैंने आपको स्टार्टिंग में कि होता क्या है कि जो अब वैल्यू यहाँ पे बच जाता है उसी पे आपका फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन। आगे के लिए, है ना, आगे के लिए रिवाइज करते हैं हम, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते हैं। तो मेरे बच्चे यहीं पे हमने काम शुरू किया। ये देखिए, पहले हमने क्या किया जी, आपके एसेट्स का कैरिंग अमाउंट निकाला। कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए जो एसेट आपने परचेज किया था 20,000 लैक्स में, मुझे बताओ इस समय से लेकर इस समय कितने समय गुजर चुके हैं, 3 ईयर्स। 21 से 22, 23, 24, 3 ईयर्स आपका। तो 20,000 में रेसिडुअल वैल्यू जो 500 रुपीज का, उसका 500 लैक्स का, उसको माइनस करके 8 से डिवाइड किया एंड 3 से मल्टीप्लाइड, तो आज तक हमने इतना उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करके आज उसका कैरिंग अमाउंट कितना रहा होगा, 12,687। ये हमारा कैरिंग अमाउंट निकल के आ गया। वेरी सिंपल। अब हमें उसका रिकवरेबल अमाउंट निकालना है। हायर ऑफ होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी 10,000 लैक्स दिया हुआ है। ये हमेशा क्वेश्चन बताएगा, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना। वैल्यू इन यूज हमें निकालना होगा जी। ये वैल्यू इन यूज मैंने कैसे निकाला है, ये देखिए आपका इन एसेट से जितना कैश इनफ्लो आपको हर एक साल का बता रहा है, 15% जो क्वेश्चन में रेट कोट किया था उससे हमने क्या किया, उसको डिस्काउंट कर लिया।
यानी कि उसको प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल दी। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, ये तो फ्यूचर में कमाऊंगा ना, फ्यूचर में जो कमाऊंगा उसकी आज की वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, वो इतना निकल के आ गया। तो 9507 हमने क्या किया, यहां रखा, ये रखा, इसमें से हायर का निकल के आ रहा 10,000 लैक्स, दैट बिकम्स द रिकवरेबल अमाउंट। तो मेरे बच्चे जिस एसेट को हम लोग इतने पे दिखा रहे हैं उसका रिकवरेबल अमाउंट 10,000 है, तो बाकी हमें क्या बुक करना होगा, इंपेयरमेंट लॉस। वही मैंने आपको यहां दिखाया, इतना था, इतने पे दिखाना होगा, तो इंपेयरमेंट लॉस आपका ही हो गया, यही रिवाइज्ड वैल्यू आपका हो जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा। तो रिवाइज्ड जितना था पहले से कैरिंग अमाउंट, उसमें से इतने इंपेयरमेंट लॉस को बुक किया, तो आपका ये यानी कि जो रिकवरेबल अमाउंट है उसके बराबर अमाउंट निकल के आ जाएगा। और अगर हमें रिवाइज डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन में कह रहे तो मेरे बच्चे अब तो हम 10,000 लैक्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमने 10,000 लैक्स लिया, उसमें से उसका जो रेसिडुअल वैल्यू आपका है वो 500 है, वो तो कभी डेप्रिशिएट नहीं होगा। और टोटल लाइफ जो 8 ईयर्स था उसमें 3 ईयर्स हमारे गुजर चुके हैं, 5 ईयर्स बच गए हैं। तो अब जो वैल्यू एसेट्स का है उसको हम 5 ईयर्स में डिप्रिशिएट करेंगे, और करंट ईयर में मतलब आगे एक साल का डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 1900। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिलीव कीजिए इसमें से एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फुल फ्लेज क्वेश्चन के रूप में भी बन सकता है। अगर ये क्वेश्चन बना तो मेरे मुताबिक 5 to 7 मार्क्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आसानी से आ सकता है, जबकि कुछ भी दम नहीं है, ठीक है ना। इंडेक्स 36 का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इंडेक्स 16 को क्लब करते हुए, वो आपको मैं इंडेक्स जो 16 का रिवीजन कराया था उसमें ऑलरेडी करा चुका हूं, तो यहां अलग से उसको कराने का मतलब बनता नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आइए सम स्पेशल इश्यूज अबाउट इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स। कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हमें यहां पे समझना है, उसमें आप जानते हैं कि जो रिकवरेबल अमाउंट हम चेक करते हैं ना, रिकवरेबल अमाउंट की उस एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट क्या है, वो हर एक एसेट्स का अपना अपना चेक करते हैं। मशीन है तो मशीन का चेक कीजिए, बिल्डिंग तो बिल्डिंग का, फर्नीचर तो फर्नीचर का, सबका हम अलग चेक करते हैं, पूरे बिजनेस का चेक नहीं होता। हाँ, अगर कोई ग्रुप ऑफ एसेट्स है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट, क्या बोलते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एसेट्स जो इकट्ठा ही उनका आप कैश इनफ्लो जज कर सकते हो, अलग अलग नहीं। जैसे मैंने क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि आपका कोई बस कंपनी है जी, कई सारे बस वो चलाती हैं डिफरेंट रूट्स पे किसी स्कूल के लिए, तो उनका जो कैश इनफ्लो है ना वो किसी एक बस पे नहीं टिका हुआ, वो सारे बस जो 5, 6, 10 बस जितने चला रहे हैं उन सारे बस को इकट्ठा करके ही वो कैश आपका चेक कर सकते हैं कि कैश इनफ्लो कितना हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कैश इनफ्लो उस एसेट से मैं कितना कमाऊंगा, एक एसेट पे चेक कर सकते हो, तो एक एसेट पे आप इंपेयरमेंट चेक कीजिए। अगर आप कैश जो इनफ्लो हमारा है वो एक एसेट पे चेक नहीं हो सकता, ग्रुप ऑफ एसेट्स पे चेक हो सकता है, यानी कि कैश जनरेटिंग यूनिट पे चेक हो सकता है, तो जितने ग्रुप ऑफ एसेट्स पे चेक हो सकता है उन सबको इकट्ठा करके आप चेक कीजिए। और इंपेयरमेंट भी आपको उन सब पे इकट्ठा ही आपको चेक करना होता है। कैसे मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, बस ये बात आप ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया। अब मैंने यहाँ पे फिर आगे आपको बता दिया कि देखो जी, अगला पॉइंट, ये तो आपका पहला पॉइंट हमारा निकल गया कि रिकवरेबल अमाउंट हम क्या चेक करते हैं जी, हर एक इंडिविजुअल एसेट्स पे। लेकिन अगर कोई ग्रुप ऑफ एसेट्स है और आपका जो कैश इनफ्लो जो बिजनेस में हो रहा है वो आपका इकट्ठा वो उन सारे एसेट्स पे हो रहा है, 3-4 एसेट्स को इकट्ठा करके, तो 3-4 एसेट्स को जितने भी उस कैश जनरेटिंग यूनिट में होंगे उन सब पे इकट्ठा हम आपका कैश इनफ्लो चेक करेंगे, इंपेयरमेंट भी हम इकट्ठा चेक करेंगे, फिर उसको हम चारों में प्रोपोर्शनेटली जितने भी एसेट्स होंगे उसमें डिवाइड कर देंगे। कैसे मैं क्वेश्चन करके भी आपको दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर कहता है कि आप जो यहां पे किसी एसेट्स के ऊपर में, क्या वो एसेट्स आपका इंपेयर्ड हुआ है, या कोई सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट क्या इंपेयर्ड हुआ है, क्या ये हर एक साल हम चेक करेंगे? बोलते हैं कि नहीं, हर एक साल इंपेयरमेंट आपको चेक नहीं करना, लेकिन हर एक साल के एंड में जब जो रिपोर्टिंग डेट होता है उस दिन पे आपको इंडिकेशन चेक करना होता है कि क्या कोई ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है क्या, जिस इंडिकेशन से मुझे लगता है कि हमारा एसेट आपका इंपेयर्ड हो चुका है या हो सकता है। दोबारा सुनिए, इंडेक्स 36 का कहना है कि हर एक रिपोर्टिंग डेट पे जब बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो आपका एसेट्स इंपेयर्ड हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक नहीं करना, मतलब हर एक साल के एंड में उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हर एक साल के एंड में जो आपका रिपोर्टिंग डेट होगा उस दिन पे इंडिकेशन चेक करना जरूरी है
क्या आपके बिजनेस में कोई ऐसा इंडिकेशन दिख रहा है जिससे आपका एसेट्स इंपेयर्ड हो सकता है? वो इंडिकेशन चेक करना होता है। उन इंडिकेशन को, अब ये बात आपको जो बता रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, 5 to अगेन 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, है ना। राइट, शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि इंडिकेशंस के बारे में आप बताइए कि जो आपका शो करता है कि ये एसेट्स हैज बीन इंपेयर्ड, तो क्या होगा। तो मेरे बच्चे, जो इंडिकेशंस होते हैं ना, वो 2 होते हैं, एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है जी? जैसे कि आपके एसेट्स का जो वैल्यू है मार्केट में सिग्निफिकेंटली गिर गया है, या तो ये होगा एक्सटर्नल, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मार्केट के कंट्रोल में है, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है, आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया है, ऐसा कुछ देखे, या फिर जिसपे हम फ्यूचर कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट जिसे हमने डिस्काउंट किया था पिछले वाले क्वेश्चन में 15%, अगर उसमें कोई लगता है कि चेंज आ चुका है, वो जो जिस रेट से डिस्काउंट कर रहे हैं, मार्केट का जो रेट चल रहा है, अगर वो आपका फ्लक्चुएट हो चुका है मेरे बच्चे, तो ये एक्सटर्नल इंडिकेशंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो अगर ऐसा कुछ भी दिखेगा तो आपको इंपेयरमेंट फिर चेक करना पड़ेगा। दीज आर एक्सटर्नल आपका सोर्सेज ऑफ इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट। इंटरनल जो हमारे कंपनी के अंदर में, हमारे बिजनेस के अंदर में आपका रीजंस होते हैं, जैसे कि मान लो कोई हमारा वो एसेट फिजिकली डैमेज हो गया जी, है ना, वो टूट गया, फूट गया, कोई मेजर आपका उसमें डैमेज हो गया है, वो हमारे कंट्रोल में था बचाना। हमने डिसाइड किया कि भैया उस प्लांट से जो एसेट्स बनता है या जो गुड्स बनता है हम उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, या फिर कोई एविडेंस ऐसा दिख रहा है कि जिससे लगता है कि जितना जो परफॉर्मेंस हमने उस एसेट का सोचा था उससे वो कम परफॉर्म करेगा। तो इन रीजन्स के चलते आपको, अगर इनमें से कोई भी रीजन आपको दिखता है रिपोर्टिंग डेट पे, तो आपको इंपेयरमेंट चेक करना चाहिए। मतलब फिर आपको उसका फेयर वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सेल एंड एक्स्ट्रा चीज आपको देखनी चाहिए, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर आपको? ये सर, तो मैंने बता दिया एट ईच रिपोर्टिंग डेट एंटिटी एसेस वेदर देयर इज एन इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन है क्या उस एसेट का, सीजीयू का, कि जिससे कि वो इंपेयर्ड हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी हमारा इंडेक्स 36 3 ऐसा सिचुएशन बताता है जहां पे हमें इंडिकेशन चेक नहीं करना होता, हमें डायरेक्टली इंपेयरमेंट ही चेक करना होता उस एसेट्स का। वो कौन कौन से? वो इंटेंजिबल एसेट्स जिसका कि इनडेफिनेट लाइफ आपका है, या फिर इंटेंजिबल एसेट्स नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, आपने उस एसेट्स को बना लिया है बट अभी तक उसको यूज भी नहीं लाए हो, या फिर गुडविल जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप एक्वायर करते हो। इन 3 का तो हर एक साल के एंड में आपको इंपेयरमेंट चेक करना होता है ना। हमें इंडिकेशन से मतलब नहीं है, इनका डिटेल ऑलरेडी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू रिविजन क्लास में जाने का मतलब नहीं बनता। चलिए, इसके बाद 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, थोड़ा सा ठहर जाइए। इन दोनों को समझाने के लिए मैं पहले आपको यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चन में 4th लेके आना चाहता हूं। ये आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का क्वेश्चन है, और मेरा मानना है कि अगर एग्जामिनर इस चैप्टर से 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनाने की अगर कोशिश करेगा तो ऐसे क्वेश्चन वो दे सकता है, या फिर इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट से अगर क्वेश्चन बनाने का उसको मन करता है तो ये क्वेश्चन उसमें डाला जा सकता है। आइए ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। कहता है कि एंटिटी हैज द फॉलोइंग एसेट्स विथ रेलेवेंट डेटा ऑन द रिपोर्टिंग डेट है ये आपका, और सारे फिगर लैक्स में है। मेरे बच्चों, मैं हर एक रिवीजन लेक्चर्स में बोलता हूं, एक बार दोबारा आपको बता देना चाहता हूं, आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप जरूर इस रिवीजन लेक्चर के बाद इसमें कराए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने रेगुलर क्लास में आई थिंक मुझे याद नहीं बट 20-22 क्वेश्चंस किए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन का बस आप पेज पलट लेना है, सिर्फ पेज पलट लो, मुझे आता है, सारी बातें मस्त तरीके से रिकॉल हो जाएंगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और बहुत अच्छा आपको लगेगा एग्जाम के अंदर में। ठीक है ना? सुनिए ध्यान से, बट ये बात जरूर फॉलो करना। एंटिटी हैज द फॉलोइंग एसेट्स विथ रेलेवेंट डेटा ऑन द रिपोर्टिंग डेट, कहता है कि सारे फिगर लैक्स में है। ये 5 आपको एसेट्स बता रहा है, इनका कैरिंग अमाउंट, सबका लो कैरिंग अमाउंट बता दिया आपको ऑलरेडी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी बता रहा, और वैल्यू इन यूज भी बता रहा आपका हर एक एसेट्स का। अब एक चीज देख सकते हो कि जो एसेट ई है इसका बुक में कितना कैरिंग अमाउंट है ये आपको पता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल भी दिख रहा है, लेकिन इसका वैल्यू इन यूज, यानी कि इस एसेट को यूज करके फ्यूचर में जो आप कैश कमाओगे उसकी आज की वैल्यू आपको नहीं बता रहा। ये जनरली तब होता है जब ये किसी कैश जनरेटिंग यूनिट का पार्ट होता है, मतलब इस एसेट पे इंडिविजुअली इसका फ्यूचर कैश फ्लो आप नहीं पता कर सकते, बट आपको इतना सोचना नहीं है, वो सारी बातें क्वेश्चन आपको बता रहा है। सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है क्या। कहता है कि
एसेट सी एंड डी वर रीवैल्यूड बिफोर, रुक जाओ अब आपका, सी और डी को कहता है कि हमने पहले रिवैल्यू किया था। तो मेरे बच्चे अगर रिवैल्यू किया हुआ है और हमने कोई रिवोल्यूशन रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ है और इस पे कोई इंपेयरमेंट लॉस होगा तो पहले उस रिवोल्यूशन रिजर्व से माइनस करेंगे, बाकी का अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, ऑलरेडी आप जानते हैं, ऊपर मैं बता चुका हूं। इन दोनों एसेट्स का कोई रिवोल्यूशन की बात नहीं करता। अगर इनका कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ है तो जितना भी इंपेयरमेंट लॉस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये भी आप जानते हैं। एसेट ई जो कि एक सीजीयू का पार्ट है, तो पहले हम सीजीयू पे क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस चेक करेंगे, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर उस इंपेयरमेंट लॉस को सीजीयू में जितने भी एसेट्स है उनमें प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर देंगे, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं क्या बता रहा है। कहता है कि कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन रिजर्व 40 लाख 30 लाख है। एसेट ई फॉल्स इन कैश जनरेटिंग यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ गुडविल 50 लाख, इनटेंजिबल एसेट्स 90 लाख। मतलब ये जिस सीजीयू का पार्ट है उसका गुडविल 50 बता रहा है, इनटेंजिबल 90 बता रहा है, और आपका ये जो एसेट ई है कितने का जी, 100 का। तो कितना हो गया उस सीजीयू की टोटल कैरिंग अमाउंट, 50 प्लस 90 140 प्लस 100 240 का अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू हो गया 240। एनीवे फेयर वैल्यू कहता है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ सीजीयू आपका 180 है, और वैल्यू इन यूज पूरे सीजीयू का बता रहा है कि आपका 170 है। डिटरमाइन इंपेयरमेंट लॉस, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑल द एसेट्स स्टेटेड अबव, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मेरे बच्चे 5 में से 5 का ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, या किसी एक एसेट का किसी को पकड़ के क्वेश्चन बना सकता है। किसी एक एसेट का बनाएगा तो 2 मार्क्स में एमसीक्यू में आ सकता है, पूरा बनाएगा तो 7 मार्क्स दे देगा मस्त तरीके से। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या, मैं फटाफट, मैंने एसेट ए का कैरिंग अमाउंट कितना है 280, वो हमने लिख दिया। उसका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना बता रहा है 300, वो लिखा हमने, मैंने फटाफट कर दिया एक्चुअली। कहा कि भैया एसेट ए का बताओ रिकवरेबल अमाउंट, इन दोनों में से हायर कितना हो गया 300। तो जो हमारे बुक में 280 का था और उसको बेच के हमें 300 का अमाउंट मिल सकता है, बताओ कोई इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंपेयरमेंट लॉस कब होता है बदमाश, जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से छोटा होता है। ये तो ज्यादा हो रहा है ना, एंड देयर इज नो एनी केस ऑफ इंपेयरमेंट गेन, तो हम क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस हमारा कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना होगा, जितना पहले था उतना ही रह जाएगा आपका। हाँ, अगर क्वेश्चन कह देता कि भैया कंपनी रिवोल्यूशन मॉडल में जाना चाहती है आज, अगर वो रिवोल्यूशन मॉडल में जाना चाहती है तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि 280 की वैल्यू अगर 300 हो गया तो ठीक है, 20 से आप रिवैल्यू कर दो, है ना, बढ़ा देंगे फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन वाला, और रिवोल्यूशन सरप्लस हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में। बट यहाँ पे उसका कुछ मतलब नहीं बनता, इंपेयरमेंट बोलता चेक करने के लिए, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट एट ऑल। क्लियर आपको, यस। अब आइए एसेट बी। एसेट बी का कैरिंग अमाउंट आपका 460 है, रिकवरेबल अमाउंट कहता है कि 400, कैसे, इन दोनों में से जो हायर होगा 400। तो बी का जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है वो 400 हो गया, यानी कि इंपेयरमेंट लॉस कितना निकल के आ गया 60 का अमाउंट आपका। 60 बिकम्स योर इंपेयरमेंट लॉस, 60 बिकम्स इंपेयरमेंट लॉस। क्या ये जो 60 का इंपेयरमेंट लॉस हुआ, क्या कोई पहले इस पे रिवोल्यूशन है, इस पे नहीं है, तो होल अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक एंट्री कीजिए चाहे 2 एंट्री कीजिए, आपकी मर्जी, मुझे समझाना था, मैंने एक एंट्री के थ्रू दिखा दिया, ठीक है ना। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना होगा जी, तो 460 का कैरिंग अमाउंट पहले से था और 60 का लॉस बुक हुआ, तो कितना आपका हो गया 400 का अमाउंट। अब आइए सी एसेट्स के पास। कैरिंग अमाउंट 220 है, रिकवरेबल अमाउंट आपका 200। रिकवरेबल अमाउंट 200 कैसे, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा यानी कि 200 का अमाउंट। अब आपको ध्यान देना होगा, एसेट से पहले से रिवैल्यू हुआ है और यहाँ पे इस पे रिवोल्यूशन सरप्लस है 40 लाख रुपीज का, 40 लाख का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर हमें इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे 20 का आपका हुआ, तो इस 20 के इंपेयरमेंट लॉस को हम क्या करेंगे, पहले एडजस्ट करते हैं रिवोल्यूशन रिजर्व से, फिर कुछ पैसा बचता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्योंकि सरप्लस में 40 है और लॉस 20 है, तो पूरा 20 यहीं से एडजस्ट हो गया। क्लियर ना, बोलो ना, ये सर। एसेट डी पे आइए, 180 कैरिंग है, रिकवरेबल ये, इनका इंपेयरमेंट लॉस आ गया 55, कितना आ गया 55। और एसेट डी पे हमारे पास रिवोल्यूशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ है 30 लाख का अमाउंट आपका। तो 30 लाख का अगर अमाउंट पड़ा हुआ है एंड द इंपेयरमेंट लॉस इज 55, तो 55 में 30 कहां से एडजस्ट हो गया, वही रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट, और बाकी 15 कहां से एडजस्ट हो गया जी, प्रॉफिट लॉस, और काम पूरा हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा बदमाश, ऊपर में जो पढ़ते हैं उन्हीं को चारों केस को यहाँ पे उन्होंने बना दिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे एसेट ई, जो थोड़ा बहुत आपको समझने वाली चीजें हैं, सुनिए ध्यान से।
एसेट ई एक सीजीयू का पार्ट है, तो हमें इंपेयरमेंट उस सीजीयू पे चेक करना होगा। हमें उस सीजीयू का कैश जनरेटिंग यूनिट का कितना कैरिंग अमाउंट है, कितना रिकवरेबल, वो चेक करना होगा। हमने चेक किया कि सीजीयू का आखिर कैरिंग अमाउंट कितना है, तो मेरे बच्चे उसमें गुडविल है, इंटेंजिबल और एसेट ई, उसका कैरिंग अमाउंट हो गया 240। उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है सीजीयू का, तो सीजीयू का जब हमने रिकवरेबल अमाउंट चेक किया वो हो गया 180, 170 हायर, यानी कि 180 का अमाउंट। तो हमने उस 180 को क्या किया, यहां पे लेकर आए, ये हमारा 180 निकल के आ गया। ये देखिए आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना, 180। तो जो 240 आपका था कैरिंग, रिकवरेबल 180, तो हमारे पास यहाँ पे एक इंपेयरमेंट लॉस आया ना बच्चे। बताओ ये इंपेयरमेंट लॉस कितने का निकल के आया, इंपेयरमेंट लॉस ऑफ सीजीयू कितने का निकल के आ गया, ये आ गया 60 का। यहां लिख देना, मैंने लिखना यहां भूल गया आपका, इंपेयरमेंट लॉस जो आपका निकल के आया वो कितने का निकल के आ गया, 60 का। यहाँ पे क्या 60 का जो इंपेयरमेंट लॉस हुआ किसी एक एसेट के ऊपर है, नहीं सर, उस पूरे सीजीयू के ऊपर में है। तो मेरे बच्चे अगर उस सीजीयू के ऊपर में है तो हमें क्या करना होगा जी, ये जो 60 का इंपेयरमेंट लॉस हुआ है वो सीजीयू में जितने सारे एसेट्स है उन सब पे हमें डिवाइड करना होगा, सब पे हमें 60 के लॉस को दिखाना होगा। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर उस सीजीयू में कोई गुडविल आपको दिखता है, कोई गुडविल दिखता है, तो हमेशा इंपेयरमेंट लॉस क्या करते हैं, पहले उस गुडविल से एडजस्ट करते हैं। यानी कि 60 के इंपेयरमेंट लॉस में पूरा का पूरा 50 हम क्या करेंगे जी, गुडविल से एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट गुडविल इन द न्यू बैलेंस शीट कितना हो जाएगा, नील, 0। इंपेयरमेंट लॉस अगर किसी सीजीयू पे होता है तो फर्स्टली हम चेक करते हैं कि वेदर देयर इज ए गुडविल इन दैट सीजीयू। अगर कोई गुडविल आपका है तो लॉस जो होगा, इंपेयरमेंट लॉस, फर्स्टली विल एडजस्ट फ्रॉम दैट गुडविल आपका टू द मैक्सिमम द अमाउंट विच कैन बी एडजस्टेड। तो हमने क्या किया, उस 60 में से 50 को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब हमारे पास कितना बच गया, 10 का, और आपके पास इंपेयरमेंट लॉस बच गया। उस 10 के लॉस को बाकी जो हमारे पास एसेट्स होंगे उनके बीच में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगा। प्रोपोर्शनेटली का मतलब कि इन दोनों एसेट्स का जरा बताओ कैरिंग अमाउंट कितना कितना था, 90 एंड 100। जितना कैरिंग अमाउंट था बिफोर चेकिंग द इंपेयरमेंट, उसी रेशियो में हम क्या करेंगे, इस लॉस को इन दोनों में डिवाइड कर देंगे, 10 के आपका। तो इतना इतना हमने माइनस कर दिया। तो अब देखो रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमारे बैलेंस शीट में कितना आएगा, आपका गुडविल कितना हो जाएगा, 0। जो इंटेंजिबल एसेट्स था मेरे बच्चे, वो इंटेंजिबल एसेट्स 90 का था, 90 में हमने इसको यहाँ पे माइनस किया तो बच गया कितना, इतना। आप एक काम कर सकते हो, ये कॉलम यहाँ पे और बना के कैरिंग अमाउंट लिख सकते हो, आप यहाँ पे कैरिंग अमाउंट लिख सकते हो, ताकि दिखे कि कैरिंग अमाउंट बिफोर इंपेयरमेंट इतना, इसमें माइनस करके इतना इतना आपने दिखाया, काम पूरा हो गया। तो सीजीयू पे समझे ना, सीजीयू में क्या समझना है, इंपेयरमेंट विल बी चेक ऑन द कंप्लीट सीजीयू। जो भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा विल डिवाइड द इंपेयरमेंट लॉस अमंग द ऑल द एसेट्स प्रोपोर्शनेटली। बट इफ देयर इज ए गुडविल इन दैट सीजीयू, तो फर्स्टली द इंपेयरमेंट लॉस, द मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस विच कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम द गुडविल, दैट विल बी एडजस्टेड ओनली फ्रॉम द गुडविल, एंड देन सम अमाउंट इफ लेफ्ट after adjusting from the goodwill, that impairment loss, that remaining impairment loss will be divided among the other assets in the ratio of आपका carrying amount before the impairment। और वही काम हमने किया, फिर ये निकल के आ गया। कोई डाउट इसमें, नहीं सर। तो मैंने ये बातें बता दी, और पता है इन्हीं बातों को यहाँ पे आपको बताया गया था जो मैंने नहीं पढ़ा था आपके लिए। ये देखिए आप यहाँ पे 4th पॉइंट, ये सब ये आपका इंडेक्स में लिखा है। पहले हम लोगों ने क्लास में ही पहले प्रैक्टिकली सारी चीजों को पढ़ा हुआ है, फिर एक एक थ्योरी को मैंने कराया, आप जानते हैं वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। When the impairment loss is computed for a CGU, it should be allocated to reduce the carrying amount of the assets of the CGU in the following orders। क्या जी, पहले गुडविल को एडजस्ट कीजिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, उसके बाद आप दूसरे एसेट्स पे प्रोराटा यानी कि प्रोपोर्शनली डिवाइड कीजिए जो भी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स था उसके बेसिस पे, और फिर एसेट्स को आप दिखाना शुरू कीजिए। क्लियर आपका, ये सर। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब हम यहाँ पे सपोज दैट, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन मान लो मेरे बच्चे होता क्या कि मैं एक कॉलम बना ही देता हूं यहाँ पे आपके लिए। सपोज दैट कैरिंग अमाउंट यहाँ पे कितना कितना था, गुडविल का 50 था पहले से, इंटेंजिबल एसेट्स कितने का था जी, 90, और आपका एसेट्स ई कितने का था, आपका 100 था ना। ये मान लो इस क्वेश्चन के अंदर में जो हमारा 60 का जो इंपेयरमेंट लॉस आया था, अब ध्यान लो, मान लो मैं कह रहा हूं 60 के जगह पे इंपेयरमेंट लॉस मान लो 160 आया था, मान लीजिए आया था, और इसमें से 50 हमने गुडविल में एडजस्ट कर दिया, अभी और इंपेयरमेंट लॉस कितना है, 110। मान लो इस 110 को जब हमने यहां पे डिवाइड किया
इम्पेयरमेंट लॉस इन दो एसेट्स के बीच में, तो मान लीजिए ये 110 में से यहाँ पे आ गया 95 और यहाँ पे आ गया आपका कितना जी 15। मान लो ऐसे इमेजिन किया, दूसरा एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि जब प्रोपोर्शनली डिवाइड किया इतना आ गया। तो मेरे बच्चे देखो ना, जो इनटेंजिबल एसेट्स यहाँ पे 90 का था, इनटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल कोई भी दूसरा एसेट्स हो 90 और इम्पेयरमेंट 95। क्या 90 यहाँ पे 95, क्या इम्पेयरमेंट लॉस कभी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या होगा, ये तो नहीं ना कि हम यहाँ पे निगेटिव लिख देंगे फिर ये भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, नीला आ जाएगा, है ना बच्चे। यानी कि सीजीयू के बाकी एसेट्स में जब हम इम्पेयरमेंट लॉस को डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें ध्यान रखना होता है कि डिवाइड करने के बाद प्रोपोर्शनेटली अगर उसका वैल्यू यहाँ पे आपका जो आ रहा है दैट मस्ट बी पॉजिटिव या फिर टू द मैक्सिमम नील। निगेटिव एसेट्स की वैल्यू नहीं हो सकती आपका, नहीं हो सकती आपका, है ना। और वही बात यहाँ पे आपको बताया गया है पॉइंट नंबर 3 के अंदर में। जब आप पढ़ेंगे ना पॉइंट नंबर ये आपका 5 पढ़िए क्या बता रहा है, इन केस ऑफ एसेट ऑफ सीजीयू for allocation of impairment loss, the revised carrying amount of the asset should not be reduced below the highest of the following। पहले तो हम क्या करते हैं कि जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है बच्चे वो हम करते हैं आपका रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आने की कोशिश करते हैं। जो कैरिंग अमाउंट है वो हम कहां पे लेके आते हैं, रिकवरेबल अमाउंट पे। ये हो गया रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट से भी अगर हम नीचे जाते हैं, जब प्रोपोर्शनली डिवाइड होता है तो वो डिवीजन कभी भी आपका यहाँ पे निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। टू द मैक्सिमम कितना होगा, 0 होगा। वही अमाउंट आपका यहाँ पे बता रहा है जी 0 के रूप में, आपका 0 के रूप में। फर्दर कहता है मेरे बच्चे कि मान लीजिए सपोज दैट कि हम लोग क्या कर रहे हैं जी इसी केस में कि ये आपका 90 था और यहाँ पे 95 हुआ, तो हम तो 95 इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते ना। हमने कितना एडजस्ट किया 90 और इसको नील कर दिया, तो अनएलोकेटेड पार्ट यहाँ कितना रह गया 5 इम्पेयरमेंट लॉस का। वो 5 फिर क्या होगा, अगला जो एसेट्स होगा एक तो इसमें पूरा एडजस्ट हो जाएगा, इसमें नहीं तो फिर अगर 2-3 एसेट्स हैं उनमें प्रोपोर्शनली होगा बट एडजस्टमेंट पूरा एंड तक जाएगा आपका, है ना। तो ये इसका मतलब होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बहुत आसानी से इन बातों को समझ सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलिए सीजीयू पे कैसे कंप्यूट होगा, टू द मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। मैं और आगे लेके चलता हूं और एक क्वेश्चन और भी आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में ये भी मैं कराता हूं। सुनिए ध्यान से, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में अगर स्टडी मैट से क्वेश्चन बनाने की उन्होंने कोशिश की तो। पढ़िए ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। Entity has a machine on 1st floor 23 with a carrying amount of 28 lakhs after annual depreciation of 3 lakhs। एक मशीन है इस डेट पे, ये कहता है जी यहां पे आपका ध्यान दीजिए, कहता है कि 1st floor 2023 को एक मशीन जिसका कैरिंग अमाउंट वो कितने पे कैरी हो रहा है यहाँ पे आपका 28 lakhs पे, 28 lakhs पे। आफ्टर एनुअल डेप्रिसिएशन, इस साल का यानी कि जो पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन हो रहा होगा 3 लाख रुपीज चार्ज करने के बाद, और आज उसका जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, आज जो रिमेनिंग यानी कि जो आगे यूज होगा बच्चे ये 28 लाख का मशीन, वो कहता है कि आगे अभी 9 ईयर्स तक वो चलेगा। और इसका जो रेसिडुअल वैल्यू होगा कितना 1 लाख रुपीज, ठीक है। इसका जो रेसिडुअल वैल्यू आपका है आज के दिन पे वो कितना है 1 लाख रुपीज का अमाउंट। कहता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड आपका डेप्रिसिएशन का बता रहा है। इन 30 ऑन होना चाहिए ऑन 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 यानी कि यहाँ पे आपका 31 मार्च 24 को कुछ बता रहा है। ये कहता है कि मशीन को रिवैल्यू किया गया 29 पे, रिवैल्यू किया गया यानी कि आप एक तो रिवोल्यूशन मॉडल पे आप आ रहे हैं और वो कितने पे बुक कर रहे जी 29 लाख रुपीज के ऊपर में। तो ठीक है, यहाँ पे 29 लाख पे रिवैल्यू किया गया। मैं लिख दूं यहाँ पे रीवैल्यूड, कहता है रीवैल्यूड एट यहाँ पे 29 लाख रुपीज का अमाउंट, ठीक है। फिर कहता है कि 31 मार्च 26, यहाँ नहीं अब आगे कहीं पे इधर कहीं 31 मार्च 26 को कहता है मशीन हैज ए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपका 20 लाख रुपीज और इसका वैल्यू इन यूज कहता है कि 21 लाख। यानी कि इस दिन पे बच्चे इस मशीन का जरा बता दो कि जो रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट वो कितना बता रहा है। इन दोनों में से जो हायर होगा तो मशीन का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपका 20 और वैल्यू इज 21, तो ये रिकवरेबल अमाउंट आ गया 21 लाख। सारी बात को बस डायग्राम पे लिख रहा हूं। मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी कई सारे डेट्स क्वेश्चन में हो तो उनको एक डेट पे कन्वर्ट कर लीजिए।
So how the transaction would be reflected in the financial statement of entity on 31st March 24, 25, 26 and 27? 4 साल में बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे कैसे दिखाया जाएगा आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ प्रॉफिट लॉस में क्या क्या दिखाया जाएगा, कितना कितना, बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा और कुछ भी नहीं। सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इंडेक्स 16 भी यहाँ पे उसका रिवोल्यूशन मॉडल था ना, वो रिवाइज होते चले जा रहा है आपका, है ना। ऐसे हमने उसको अलग से ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखिए, कहता है कि इस दिन पे आपका मशीन का कैरिंग अमाउंट कितना था, 28 लाख। ये जो करंट ईयर है बच्चे, इस साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा, हर एक साल 3 लाख रुपए कह रहा है कि आप चार्ज कर रहे हैं पहले से, था ना। यहाँ पे 3 लाख रुपए हर एक साल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लाख का डेप्रिसिएशन यहाँ भी चार्ज किया और चार्ज करके 31 मार्च 24 यानी कि इस दिन पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 लाख। यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25, नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। बट क्योंकि हम रिवोल्यूशन मॉडल में जा रहे हैं, उसको रिवैल्यू किया हमने 29 लाख पे, तो 4 लाख रुपए का यहाँ पे क्या हुआ जी, आपका ऐड हुआ और उसका कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 29 लाख। कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 29। अब ध्यान रखना कि जो 4 लाख का यहाँ पे रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ है, याद कीजिए फर्स्ट टाइम जब हम रिवैल्यू करते हैं एंड देयर इज ए प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, वी क्रिएट रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट। रिवोल्यूशन सरप्लस, रिवोल्यूशन रिजर्व कुछ भी बोल सकते हैं, जो ओसीआई में जाता है एंड देन कम्स टू द बैलेंस शीट आपका। तो आपके दिमाग में हो जाए कि 4 लाख का यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस क्रिएट किया गया होगा, किस दिन पे जी, ईस्ट डेट पे आपका। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब ये 29 लाख हो गया और आप ये भी जानते हैं कि उसके आगे अब जो डेप्रिसिएशन होता है बच्चे, हम जो वैल्यू नया आता है हम उस पर चार्ज करना शुरू करते हैं। तो 29 लाख आपका यहाँ हो गया। 31 मार्च 24 से आगे बढ़े, यहाँ पे आ गया 31 मार्च 25। तो 31 मार्च 25 को हमने फिर से क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अब एसेट्स की वैल्यू 29 है, उसको लिखा हमने। रेसिडुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, 1 लाख आपका। और जो लाइफ 9 इयर्स का था उसमें 1 साल तो कम हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसको 8 ईयर से डिवाइड करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 3,50,000 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया यहाँ पे 31 मार्च 25 को, और कुछ नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे आ गए 31 मार्च 26। तो 31 मार्च 26 के लिए हमने इस साल का भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया 350। अब आ गया 22 लाख की वैल्यू। ध्यान दीजिए, जिस दिन आपका 22 लाख की वैल्यू है आपके एसेट्स में आफ्टर चार्जिंग नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उस दिन कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट 21 हो गया। तो मेरे बच्चे 22 और रिकवरेबल अमाउंट 21 यानी कि 1 लाख रुपीज का हम क्या करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। आपका इंपेयरमेंट लॉस 22 माइनस 1 आपका कितना हो गया, अब बुक में 21 लाख का अमाउंट, 21 लाख का अमाउंट आपका। क्लियर यहाँ पे, ये सर, तो 21 लाख रुपीज का अमाउंट निकल के आ गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब अगले साल जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अगले साल, तो क्या होगा जी, 21 लाख की वैल्यू माइनस रेसिडिवल, और यहाँ पे 9 था, फिर यहाँ पे आपका कहाँ चला गया, 9 के बाद यहाँ पे 8 ईयर्स हुआ, यहाँ पे 7, 1 साल और गुजर चुका है, तो 6 साल उसकी लाइफ आपकी बच गई है। तो हमने क्या किया, उसको 6 से डिवाइड किया और इस साल का डेप्रिसिएशन इतना निकल के आ गया, कैरिंग वैल्यू आपका इतना निकल के आ गया। क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या पूछा था कि भैया एक तो आप बता दो कि कैसे ये ट्रांजेक्शन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा इन दिनों पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट लॉस भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है। तो आपको क्या करना होगा, एक तो बैलेंस शीट में क्या क्या रिकॉर्डिंग होगा वो भी बताना होगा, एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी। अभी तक आपने क्या देखा कि बैलेंस शीट में आने वाला एक तो कैरिंग अमाउंट, ये सारे जो आपके कैरिंग अमाउंट है डिफरेंट डेट्स पे, आपको एग्जामिनर को वो अलग से बताना होगा, मैंने भी बताया हुआ है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की भी बातें। आइए अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। मुझे बताओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या दिखाया जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बनाएंगे 31 मार्च 24 का, तो आप मतलब हर एक साल का एक तो डेप्रिसिएशन जितना चार्ज किया, और मेरे बच्चे जिस साल आपने एसेट्स को रिवैल्यू किया था उस दिन के ओसीआई में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में क्या दिखाना होगा, रिवोल्यूशन प्रॉफिट आपका 4 लाख का, ये था ना आपका यहाँ पे, ये 4 लाख रुपीज का अमाउंट है ना। तो हमने क्या किया, वो दिखा दिया कि भैया प्रॉफिट लॉस में तो इतना इतना पहले एक तो ये चीजें जाएंगी। उसके बाद देखो आपको याद होगा कि जब आप यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस क्रिएट करते हो, रिवोल्यूशन सरप्लस आपका 4 लाख रुपीज का, ये 4 लाख का जो रिवोल्यूशन सरप्लस होता है, इंडेक्स 16 में आप आ जाइए, इसको 2 तरीका बताया गया था आपको इसको खत्म करने का। कभी भी ओसीआई में आया हुआ रिवोल्यूशन सरप्लस कभी भी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कभी भी नहीं जाता। या तो जब ये एसेट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी तो पूरे 4 लाख को हम क्या करते हैं,
आपका लाइफ एंड हो जाने के बाद उसको रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टली। वी डू नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे कि ये जो आपका 4 लाख का जो आपका यहाँ पे सरप्लस निकल के आया हुआ है, 4 लाख का सरप्लस, वो हर एक साल क्या कीजिए, आप अपना कुछ कुछ अमाउंट प्रोपोर्शनेटली रिटेन्ड अर्निंग या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए। दोनों में से कोई एक तरीका। हमारा इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर देते समय इस 4 लाख को हर एक साल कुछ कुछ अमाउंट प्रॉफिट लॉस माफ कीजिए रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करने की उन्होंने बात की है, और हम लोगों ने क्लास में भी वही पढ़ा हुआ है। तो सुनेंगे ध्यान से, इंस्टीट्यूट को फॉलो करना होगा। 4 लाख का अमाउंट आपने क्रिएट किया था, मुझे बताओ जिस टाइम पे रिवोल्यूशन रिजर्व आपने क्रिएट किया था वो डेट कौन सा था आपका? यहाँ पे 9 में से 1 ईयर्स खत्म, तो कितना बच गया? 8 ईयर्स। यानी कि जो यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस आपने क्रिएट किया था 4 लाख का, उसको अगले 8 ईयर्स में हर एक साल, यानी कि 4 लाख बाई 8, 50,000 हर एक साल आपको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना था डायरेक्टली। तो हमने क्या किया वही आपको दिखाना होगा कि भैया पहले इस साल में ये ऐसे है, इस साल तो हमने 4 लाख क्रिएट कर लिया, अगले साल क्या होगा, रिवोल्यूशन प्रॉफिट जो 4 लाख है उसमें से आपका 50 माइनस हो जाएगा और रिटेन्ड अर्निंग जनरल रिजर्व आपका उसमें 50 ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगले साल क्या करेंगे, 50 कम करके 50 यहाँ पे बढ़ा देंगे। ये काम आपका होते चलता है ना। दोबारा सुनिए, रिवोल्यूशन सरप्लस जो हमने क्रिएट किया उसको कभी ना कभी एंड करेंगे जी। एंड करने का आपके पास 2 तरीका होता है, या तो एसेट्स की लाइफ खत्म हो गई उसके बाद पूरे अमाउंट को एक ही बार में क्या कीजिए, रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए, या दूसरा तरीका होता है प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करना। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में सॉल्व करते समय प्रोपोर्शनेटली रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर किया, तो हम वही आंसर में एग्जाम में बताएंगे और दूसरा कुछ भी नहीं। तो हमने क्या किया, 4 लाख में से 50 कम किया, 50 यहाँ ट्रांसफर किया, फिर 50 कम किया, 50 यहाँ पे ट्रांसफर किया। 2 साल ऐसे किया। और मेरे बच्चे उस केस में देखो 2 साल के बाद, अब यहाँ के बाद ये 2 साल गुजरने के बाद यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस आपका हुआ है। आप जानते हैं कि इंपेयरमेंट लॉस जो आपका हुआ, अगर हमारे पास रिवोल्यूशन सरप्लस है तो हम वहां से एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो आप मुझे बताओ, जो 4 लाख का यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस क्रिएट हुआ था, 1 लाख रुपए खत्म हो चुके, रिवोल्यूशन सरप्लस से कहां चला गया, रिटेन अर्निंग में। तो 4 माइनस 1 3 लाख बचा हुआ है ना, उस 3 लाख में से 1 लाख जो इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये देखिए आपका जो ओसीआई में जो रिवोल्यूशन आपका सरप्लस था 50 खत्म हुआ, 50 खत्म हुआ, और इसमें से 1 लाख यहाँ पे और भी खत्म हो गया। इंपेयरमेंट लॉस जो हमने एडजस्ट कर दिया, इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद बताओ अब रिवोल्यूशन सरप्लस कितना बचा। तो 4 में 1 लाख ये खत्म हो गया, 1 लाख ये खत्म हो गया, 2 लाख बच गया। वो 2 लाख का जो अमाउंट है बच्चे रिवोल्यूशन सरप्लस अकाउंट में, 2 लाख का अमाउंट, अभी बताओ एसेट्स की अभी और लाइफ कितनी बची है, तो 2 साल अभी लाइफ खत्म हुआ है, 2 साल खत्म हुआ है। अब इस 2 लाख को 6 से डिवाइड किया जाएगा। तो जब 2 लाख को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका अमाउंट कितना आना जाएगा, 33,333 आना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, यहां से माइनस करके रिजर्व में ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। क्लियर ना। जितना हमारे पास अमाउंट है रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स में हम क्या करते हैं, रिवोल्यूशन सरप्लस में जो अमाउंट बच गया वो अमाउंट क्या होगा, कब क्रिएट हुआ जी, जब हमने आपका रिवैल्यू किया था। और वो कब कम होगा, हर एक साल हम कम कर रहे हैं। और कोई अगर इंपेयरमेंट लॉस बीच में हो रहा है उसको भी हम वहां पे कम, उसी से कम कर रहे हैं। बाकी अमाउंट को हर एक साल रिटर्न अर्निंग में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। तो ये सारी बातें हमने क्या क्या बता दिया। फाइनली पीपी हमारे हर एक साल इतना इतना बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और रिवोल्यूशन प्रॉफिट अब कितना दिखेगा जी बैलेंस शीट में तो आपका अदर इक्विटी के अंदर में पहले 4 लाख, फिर 350, फिर 2 लाख, फिर इतना एंड सो ऑन ऐसे चलते चला जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। रिवोल्यूशन प्रॉफिट कैसे निकल गया, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका ऊपर में ही, इसको दोबारा समझाने कोई मतलब नहीं बनता। तो हमेशा ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि एग्जाम में ये 4 साल का भी आ सकता है, 2 साल का भी आ सकता है, 1 साल का भी आ सकता है, ये केस के रूप में पूछ सकता है। तो इसको ध्यान से आप करके जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन एक लगा हमें, ये भी मैंने करा दिया आपको, है ना। और इससे मजा पता क्या रहा, इंडेक्स 16 और ये दोनों आपस में रिवाइज होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको यहां पे कराऊंगा। यह है आपका टैक्स को लेकर, डेफर टैक्स को लेकर। हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है, डेफर टैक्स का हमने अच्छा रिवीजन भी किया हुआ है टैक्स एज के बारे में। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्या बता रहा है। सिंपल क्वेश्चन आपके लिए। मर्करी लिमिटेड हैज एन आइडेंटिफिएबल एसेट्स विथ ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 1,000। कोई एक एसेट्स है जिसका कि 1,000 कहता है कि आपका कैरिंग अमाउंट है। रिकवरेबल अमाउंट कह दिया कि 650 है। तो इंपेयरमेंट लॉस बुक किया जाएगा। टैक्स रेट 30% है।
टैक्स बेस आपका 800, टैक्स बेस का मतलब क्या, जिसपे कि इनकम टैक्स जितना अमाउंट अलाउ करेगा वो 800 है। इम्पेयरमेंट लॉस आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस, हमें ऑलरेडी पता है। What would be the impact of impairment loss on related deferred tax assets liability against CA? तो मेरे बच्चे पहले इम्पेयरमेंट के पहले बताइए क्या सिचुएशन था। हमने कहा कि भैया एसेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना था जी 1000, टैक्स बेस कितना था ये, तो आपका यहाँ पे डिफरेंसेज कितना आ गया 200। इस जब भी कैरिंग अमाउंट आपका बड़ा होता है टैक्स बेस से, वी क्रिएट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो हमने यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने क्रिएट किया होगा 200 का 30% 60 रुपीज का अमाउंट। अब कहता है कि इसमें इंपेयरमेंट लॉस हमने 350 का बुक किया, तो 350 के बाद आप एसेट्स बुक में कितने का हो जाएगा 650 का, है ना। टैक्स बेस आपका ये हो गया, तो मेरे बच्चे डिफरेंस कितना आ गया 150। ध्यान रखना, जब भी आपका कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है तो वी क्रिएट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जब कैरिंग अमाउंट कम होगा तो वी क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट। तो अब आपका क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा कितने का जी 45 का। तो बस आपको ये बताना है कि अब इंपेयरमेंट बुक होने के बाद ये सिचुएशन आपका निकल के आएगा, पहले का ये सिचुएशन था। इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये यूजलेस इंफॉर्मेशन आपके लिए। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, ठीक है। अब मेरे बच्चे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी मैं करा देता हूं। और ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया हुआ, बट अच्छा क्वेश्चन है तो मैंने सोचा कि रिवीजन में आपको ये होना चाहिए। आइए एक बार देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या बताता है, पढ़िए मेरे साथ। कहता है अर्थ इंफ्रा लिमिटेड हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट ए एंड बी, देयर इज नो गुडविल विद इन द यूनिट्स कैरिंग वैल्यू। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को कराने का 2 रीजन है। एक, हमने देखा था कैश जनरेटिंग यूनिट जो ऊपर में हमने किया था उसमें गुडविल था, तो पहले हम गुडविल से राइट ऑफ करते हैं। अगर गुडविल नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं बच्चे, फिर तो जितने भी एसेट्स उसको प्रोपोर्शनली राइट ऑफ किया जाएगा। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ और भी मैं बताना चाहता हूं। कहता है कि कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू ए आपका 20 मिलियन है एंड सीजीयू बी 30 मिलियन। दो थे ना यहाँ पे कैश जनरेटिंग आपका, तो 2 आपका, एक में 20 एक में 30। कंपनी हैज ए ऑफिस बिल्डिंग विच इट इज यूजिंग एज एन ऑफिस हेडक्वार्टर। देखो, एक बिल्डिंग जो कई सीजीयू को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट्स मतलब कि जो कई सारे सीजीयू को इक्वली आपका बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कॉर्पोरेट एसेट्स। याद है जब मैं आज अभी आपका स्टार्ट किया था तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में एक वर्ड था, बोला था कि मैं सही समय पे उसका मीनिंग आपको रिवाइज करा दूंगा, तो ये वही था कॉर्पोरेट एसेट्स आपका। ये देखिए, आर एसेट्स अदर देन गुडविल, गुडविल छोड़ के जो कि कंट्रीब्यूट करता है फ्यूचर कैश फ्लो में ऑफ बोथ द कैश जनरेटिंग यूनिट अंडर रिव्यू एंड अदर कैश जनरेटिंग। मतलब कि जो 2-3 कैश जनरेटिंग यूनिट को आपका इक्वली सर्व करता है, यानी कि कॉर्पोरेट बिल्डिंग आपका, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स। तो उस केस में इंपेयरमेंट कैसे चेक किया जाएगा, उन्हीं बातों को इस क्वेश्चन के थ्रू मैं क्या इंड एस 36 आपको समझाएगा। पढ़िए ना, यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, अच्छा लगेगा। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट बचता नहीं है जो हमें इसमें देखना है। अर्थ लिमिटेड कहता है हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट ए एंड बी, देयर इज नो गुडविल विद इन द यूनिट्स कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू कहता है कि सीजीयू ए का 20 मिलियंस और सीजीयू बी का 30 मिलियंस, ठीक है ना, 20 एंड 30 मिलियंस। Company has office building which it is using as office headquarter has not been included in the above value and can be allocated to units on the basis of their carrying value। जो कॉर्पोरेट एसेट से बचे वो उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, इन दोनों में कहता है कि एलोकेट करने के लिए कैरिंग वैल्यू, ना बोले तो भी कैरिंग वैल्यू पे ही करते हैं। ऑफिस बिल्डिंग हैज ए कैरिंग वैल्यू कितना 10 मिलियंस। तो 10 मिलियन हमें क्या करना है, क्योंकि दोनों को सर्व कर रहा है, दोनों में डिवाइड करना है, उनके कैरिंग वैल्यू के रेशियो में आपका क्वेश्चन कह रहा है। रेशियो बताया तो ठीक, नहीं तो फिर हम कैरिंग वैल्यू के रेशियो में ही करते हैं। रिकवरेबल अमाउंट्स आर बेस्ड ऑन वैल्यू इन यूज 18 मिलियंस फॉर सीजीयू ए और 38 मिलियन फॉर सीजीयू बी। ध्यान देना, रिकवरेबल अमाउंट जैसे कि हमें इंपेयरमेंट चेक करना है, वो आपका 18 मिलियन कहता है सीजीयू ए का और सीजीयू बी का आपका 38 मिलियन। बोलता है कि डिटरमाइन वेदर कैरिंग वैल्यू ऑफ सीजीयू ए बी आर इम्पेयर्ड। क्या इम्पेयर्ड हुआ है, देखो हम इंपेयरमेंट कैसे चेक करते हैं। एक तो पहले आपका सीजीयू ए, सीजीयू बी एंड टोटल, इन दोनों का कैरिंग अमाउंट लिखिए, आपका बताया 20-30। अगर कोई कॉर्पोरेट एसेट से मेरे बच्चे जो कॉमन है और डिफरेंट सीजीयू में
वो आपका सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में अगर वो बेनिफिट इसमें और इसमें दोनों में दे रहे हैं तो उनका जो कैरिंग अमाउंट है ना 10 लाख आपका, इस 10 लाख को इन दोनों के जो सेपरेट कैरिंग वैल्यू है उस सीजीयू का, उसी रेशियो में क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो 10 को 2:3 में डिवाइड किया तो 4 और 6 कितना हो गया आपका यहाँ पे टोटल 10 का हमने डिवीजन कर दिया। तो सीजीयू ए का अब टोटल कैरिंग वैल्यू इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स कितना हो गया 24 और बी का कितना हो गया 36, टोटल कितना हो गया 60। हमें जब भी यहाँ पे इंपेयरमेंट चेक करना होता है तो सीजीयू में अगर सीजीयू का तो हम कैरिंग अमाउंट लेंगे, कोई कॉर्पोरेट एसेट्स है तो उसको भी पहले उन सब में हम प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देते हैं उनके कॉस्ट को। अब देखो 24 और 36 ये टोटल कितना हो गया 60। तो हमने अब देखना कि जो सीजीयू ए है जो कि 24 आपका कैरिंग अमाउंट अब दिखा रहा है इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट्स का शेयर, उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना बता रहा है 18 आपका। तो आपको इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया 6। ऐसा पता है क्यों किया गया है? क्योंकि कॉर्पोरेट एसेट्स अपने आप में अकेला उसका फ्यूचर में उससे कितना बेनिफिट मिल सकता है पता नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट एसेट्स दोनों तीनों को बेनिफिट सर्विस दे रहा है ना बच्चे, तो उनको उस सीजीयू में ऐड करके ही हम क्या करते हैं उनका निकालते हैं रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट 24, 18 आपका रिकवरेबल, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया 6। उसी तरीके से सीजीयू बी का यहाँ देखिए कैरिंग अमाउंट 36 से रिकवरेबल ज्यादा दिख रहा है ज्यादा, तो यहाँ तो कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ ही नहीं। यानी कि अब सीजीयू ए में हमें 6 का इंपेयरमेंट लॉस हुआ है और इस इंपेयरमेंट लॉस को पहले क्या करना ध्यान रखना, इस 6 को हमें इन दोनों के बीच में डिवाइड करना है। ध्यान से 6 का जो इंपेयरमेंट लॉस हुआ वो सीजीयू का कैरिंग अमाउंट और जो आपका यहाँ पे जो कॉर्पोरेट एसेट्स था उसके बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो 6 को अब ये कौन सा रेशियो बन जाएगा 1:5 है ना बच्चे, यानी कि उसका 5 पार्ट 5/6 इसमें 1/6 आपको यहाँ पे करना होगा। तो यही 6 का मेरे बच्चे मैंने दिखा दिया कि 1 मिलियन जो आपका होगा वो किस में से माइनस किया जाएगा, इसमें से माइनस किया जाएगा, और 5 मिलियन किसमें से माइनस किया जाएगा, इसमें से माइनस किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में इसका डिटेल अब आपको बताता कि सीजीयू के कैरिंग वैल्यू में कौन कौन से सेट्स हैं, तो ध्यान रखना 5 मिलियन को ना कि 6 मिलियन को, क्योंकि 6 मिलियन के इंपेयरमेंट लॉस में से 1 मिलियन तो हमने इसमें एलोकेट कर दिया है ना। 4 + 6 10 - 1 ये कितने पे बुक में दिखेगा 9 पे अब दिखेगा। 1 इंपेयरमेंट लॉस यहाँ माइनस किया और बाकी 5 को क्या क्या हमने इसमें से माइनस किया। तो अगर आपको इसका डिटेल बताएगा तो हम क्या करेंगे कि जितने भी एसेट्स होंगे ना उसमें 5 मिलियन को हम प्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। कोई गुडविल होता तो पहले गुडविल, बाकी जैसे मतलब जो अपने पढ़ा हुआ है और कुछ भी नहीं। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन हम आते हैं रिवीजन क्वेश्चन नंबर 8। ये 2025 वर्कबुक में इंस्टीट्यूट ने डाला हुआ है। उन्होंने अगर आप देखेंगे इस बार का जो वर्कबुक उन्होंने रिलीज किया है तो सीजीयू के ऊपर में उन्होंने ज्यादा वजन दिया है। उन्होंने जितने सारे क्वेश्चंस डाले हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उन्होंने सीजीयू के डाले हैं। तो मेरे बच्चे मेरा मानना है कि अगर इंपेयरमेंट लॉस को लेकर के कोई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो सीजीयू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो आइए ना जो भी और भी है हम उनका प्रैक्टिस करते हैं। कहता है कि ए लिमिटेड एक्वायर्ड अ बिजनेस कंसिस्टिंग 2 कैश जनरेटिंग यूनिट X and Y along with goodwill for the entire business। पिछले वाले रिवीजन क्वेश्चन में जो हमारा था अगेन उसी तरीके से 2 सीजीयू थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन एसेट्स था ना बच्चे वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग था, यानी कि ऑफिस बिल्डिंग था। क्या होगा अगर बिल्डिंग की जगह पे हमारे पास क्या होता है कलेक्टिव, यानी कि एंटायर गुडविल पूरे बिजनेस का दिया जाए, जिसका एलोकेशन 2 सीजीयू के बीच में पॉसिबल नहीं है। तो देखो ना क्या बता रहा है, कहता है कि कंसिस्टिंग 2 कैश जनरेटिंग यूनिट्स X and Y along with goodwill for the entire business. However, it is not feasible to allocate the goodwill to the individual CGU। नहीं डिवाइड कर सकते हैं। 2 साल गुजरने के बाद कहता है कि कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स विद इन द सीजीयू एंड द परचेज गुडविल कुछ इस तरीके का बता रहा है। कहता है कि 2 साल के बाद जो कैरिंग अमाउंट है आपका सीजीयू X का इतना एंड Y का इतना एंड रिकवरेबल अमाउंट दोनों का यहाँ, रिकवरेबल अमाउंट यानी कि ऑलरेडी वैल्यू इन यूज एंड जो आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करके आपको बता रहा है ये अमाउंट इतना इतना है। गुडविल देखो इन्होंने ना तो सीजीयू X का दिखाया ना Y का, एंटायर बिजनेस का बता रहे हैं एंड टोटल आपका ये। फ्रॉम द डेटा अबव कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस टू बी बुक्ड अगेंस्ट द ईच सीजीयू गुडविल एंड द टोटल इंपेयरमेंट लॉस पूछता है कि जरा बताओ कितना फॉर द बिजनेस। यहाँ पे देखो जब भी आपका कॉमन एसेट अगर गुडविल होता है
और उस गुडविल को दो सीजीयू या जितने भी सीजीयू होंगे अगर उनके बीच में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इंड एस 36 कहता है कि पहले एक काम करो, गुडविल को हटाते हुए, गुडविल को बिना कंसीडर किए गए, अब इन दोनों सीजीयू का पता कीजिए कि कहीं कोई इम्पेयरमेंट लॉस आप देख रहे हैं जो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तो मेरे बच्चे कोई आपका यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट इनका काफ़ी ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से। लेकिन सीजीयू वाई में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि ये देखो 60,000 का देयर इज ए इम्पेयरमेंट लॉस, आपका 60,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है। तो आपको पता क्या करना होगा, ये 60,000 का जो इम्पेयरमेंट लॉस निकल के आया ना, उस इम्पेयरमेंट लॉस को सीजीयू वाई में जितने भी एसेट्स रहे होंगे उनके बीच में प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने पहले ऊपर में सीखा हुआ है ना, वो काम करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे दो स्टेप में चलना पड़ता है। पहले स्टेप में क्या किया, इंडिविजुअली हमने देखा किसी सीजीयू के अंदर में कोई आपका इम्पेयरमेंट लॉस दिख रहा है, अगर हाँ तो हम उसी के अंदर में एलोकेट करेंगे ना। दूसरा हम उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप के अंदर में जितने भी सीजीयू हैं उनका कलेक्टिवली आप देखो कि कैरिंग अमाउंट कितना है, यानी कि 1150। उनका कलेक्टिवली आप देखो कि रिकवरेबल अमाउंट कितना है, तो आपका 10, यानी कि दोनों सीजीयू को अगर मिला दिया जाए तो टोटल जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है वो कितना अमाउंट बुक करना है जी, हमें 150 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे 1,50,000 का टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है, इसमें से 60,000 का इम्पेयरमेंट लॉस आपने क्या किया जी, वाई में बुक कर लिया, तो अभी और कितना बच गया, 90,000। ये जो 90,000 का इम्पेयरमेंट लॉस होगा ना, वो हम क्या करेंगे, इस गुडविल के अगेंस्ट यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इस गुडविल के अगेंस्ट आपका, है ना। तो जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस जो राइट ऑफ करने का आपको बताना है कहाँ कहाँ, तो एक तो आपका 60,000 क्या होगा कि सीजीयू वाई का जो एसेट्स है उनमें हम राइट ऑफ करेंगे, और 90,000 क्या होगा जी, इस गुडविल से राइट ऑफ किया जाएगा, और कलेक्टिवली टोटल इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 150। इन्हीं बातों को इंस्टीट्यूट ने आपको यहाँ पे बताया, मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे तो बात समझ में आ गई। जब गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू इंडिविजुअल सीजीयू, इम्पेयरमेंट टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड एट द ग्रुप लेवल encompassing CGU in two step प्रोसेस। पहले स्टेप में हर एक जो सीजीयू उनका इम्पेयरमेंट लॉस देखिए और उनको एलोकेट कीजिए, दूसरे स्टेप में टोटल का करके जो भी बताया था। फर्स्टली कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच सीजीयू आपका कंपेयर किया जाएगा, आप इसको देख लेंगे, एग्जैक्टली वही बता रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे जी कि बिजनेस एज ए होल का इंक्लूडिंग गुडविल आप देखोगे कितना निकल के आता है, और फिर उसके हिसाब से राइट ऑफ करेंगे। तो 90,000 गुडविल के अगेंस्ट चला जाएगा, 60,000 क्या होगा, सीजीयू वाई के एसेट्स में एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक 9th क्वेश्चन और लीजिए जो वर्कबुक 2025 में उन्होंने डाला हुआ है। इट्स ऑल्सो ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। 31 मार्च 21 को एंटिटी आइडेंटिफाइड दैट वन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इज ऑलवेज आइडल। ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक प्लांट मशीनरी उनके पास आइडल पड़ा हुआ है, कहता है कि एट दिस डेट एसेट कैरिंग अमाउंट आपका 5 लाख है। उस दिन पे जिस दिन हमने चेक किया कि इम्पेयरमेंट कुछ है कि नहीं, तो उसका कैरिंग अमाउंट 5 लाख दिख रहा है, लेकिन उसकी जो फेयर वैल्यू है ना 3,25,000, और एस्टिमेटेड कॉस्ट कहता है कि 25,000 वुड बी इनकर्ड टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स। तो इनका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज का अमाउंट आपका, 3 लाख। इफ द एसेट इज रिटेन्ड, एंटिटी एंटिसिपेट कैश इनफ्लो 2 लाख एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल तक आपका 2-2 लाख रुपए कैश आएगा। तो हम क्या करेंगे जी, हम उससे वैल्यू इन यूज अगर निकालना होगा तो उसका हम पीवी निकालेंगे। पीवी किस रेट से निकालेंगे, 10% से आपका। तो मैं अब क्या बताऊं इसमें, ये देखिए मैंने पीवी निकाल दिया, 3,47,000 आ गया, 347 ये हो गया, 3 लाख ये हो गया, इनमें से हायर क्या निकल के आ गया, 347। तो हमें इस जो एसेट 5 लाख रुपीज का है उसको 347 पे लेके आना है। 347 पे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मैंने बड़े अच्छी तरीके से दे दिया। इंस्टीट्यूट ने अपना जो वर्कबुक है उसने बड़े गंदे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको अच्छा प्रेजेंटेशन एग्जाम में होना चाहिए, कैसे मैंने आपको दिखा दिया है। इससे बेटर या इससे हट के भी कोई प्रेजेंटेशन करने का मन कर रहा है, आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि 5 लाख रुपीज का कैरिंग अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट इतना है, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 153। ये 153 हम इम्पेयरमेंट लॉस कहां से राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन डाला है। पहला तो बताओ इम्पेयरमेंट लॉस जो प्लांट मशीनरी से राइट ऑफ किया जाएगा, बता दिया। बी में कहते हैं कि क्या आपका आंसर कुछ अलग होगा।
बी में कहते हैं क्या कुछ आंसर अलग होगा? अगर 1 लाख रुपीज कहता है कि पहले कभी एसेट्स रिवैल्यू हुआ था और वो रिटेन्ड अर्निंग के अंदर में इक्विटी क्या अदर इक्विटी के अंदर में अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी में वो आपका पड़ा हुआ है, तो यानी कि रिवोल्यूशन सरप्लस के नाम से पड़ा होगा। तो हाँ, हमें पता है कि पहले अगर रिवोल्यूशन सरप्लस आपका हुआ था रिवैल्यू करने में अपवर्ड, तो हम पहले वहाँ से एडजस्ट करेंगे। बाकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मैं क्यों इतना समझा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने क्या किया आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, क्योंकि ये OCI लिखिए या फिर OCI ब्रैकेट में रिवोल्यूशन सरप्लस आपका है ना, वहीं पर आपको जाता है, आप इस बात को जानते हैं। तो ठीक है, ये भी मैंने करा दिया। आओ ना और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे, टेंथ क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन, ये दो जो आपके इंस्टीट्यूट के अगेन आपका वर्कबुक के क्वेश्चन से ये थोड़े से प्यारे क्वेश्चन बोले जा सकते हैं। तो आइए जरा एक बार देखते हैं ये क्या निकल के आता है। ऐसा थोड़ा सा इससे हटकर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में भी किए हैं और ऊपर में आज रिवीजन में भी मैंने उस क्वेश्चन कराया है। सुनिए ध्यान से। कहता है कि फैक्ट्री इज कंसिडर्ड अ कैश जनरेटिंग यूनिट ऑन 1st April 2022 एन एक्सप्लोजन अकर्ड एट द फैक्ट्री एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स आर एज फॉलो। आपके फैक्ट्री जो कि एक CGU है, इसमें बहुत सारे एसेट्स हैं, उनका नाम यहाँ बता रहा है, उसकी वैल्यू बता रहा है और कहता है कि आज ना हमने क्या किया, इम्पेयरमेंट रिव्यू किया। होता ना जब भी आपका इंडिकेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि भैया इम्पेयरमेंट है कि नहीं। तो हमने चेक किया, हमें कुछ पता चला कि जो हमारा ये CGU है ना, इसका नेट सेलिंग प्राइस कहता है कि 15 लाख से, और कहता है कि वैल्यू इन यूज आपका कहता है कि 22.51 लाख आपका। तो फैक्ट्री का आपका ये नेट सेलिंग प्राइस है और इसका वैल्यू इन यूज आपका। नेट सेलिंग प्राइस मतलब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कहता है कि हाफ ऑफ द मशीन वेर डिस्ट्रॉयड इन द एक्सप्लोजन। ये जो मशीन आपका है ना बच्चे 4,50,000 का, इसका हाफ आधा कहता है कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि ये तो आपका कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका। जब ये आपको पता है कि ये डिस्ट्रॉयड हो चुका है तो ये तो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुका है, तो वो आधा तो कंप्लीटली आपका इम्पेयर्ड हो चुका है ना, उसको हम क्या करेंगे, उस लॉस को हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये बचपन से पढ़ते आप आ रहे हैं। फिर कहता है कि रिमेनिंग हाफ कैन बी सोल्ड एटलीस्ट एट देयर कैरिंग अमाउंट। इसमें से जो बाकी हाफ है, उसको कहता है कि हम उससे कितना रिकवर कर सकते हैं, जितना उसका कैरिंग अमाउंट है। ठीक है, आगे बढ़िए, भी दिमाग अभी नहीं लगाना। कहता है कि पेटेंट्स एंड कॉपीराइट हैव बीन एक्सपायर्ड। इसमें जो ये पेटेंट्स एंड कॉपीराइट है ना बच्चे, ये कहता है कि इसकी वैल्यू नील हो चुकी है, ये कंप्लीटली इम्पेयर्ड हो चुका है, फुल्ली इम्पेयर्ड हो चुका है, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, हैव नो वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कहता है कि बेस्ड ऑन द अबव इंडिकेट, आपको कहता है कि बेस्ड ऑन द अबव, ये कहता है कि कैलकुलेट द लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट एंड शो हाउ द लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई CGU के अंदर में हम लोग आपका इम्पेयरमेंट चेक करते हैं, तो उस CGU में जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं, अगर उनका हम अलग से रिकवरेबल अमाउंट पता कर सकते हैं तो आप उस पर अलग से इम्पेयरमेंट चेक कीजिए। जिन एसेट्स के साथ हम आपका अलग अलग उनका वैल्यू चेक नहीं कर सकते हैं, उनका कलेक्टिवली हम लोग क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस चेक करते हैं। तो फिर बच्चे यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप मुझे बताओ, आपका पेटेंट्स कॉपीराइट कहता है कि वैल्यू नील हो चुका है, तो कंप्लीटली इम्पेयर्ड हो चुका है, आपको पूरे 2 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना होगा प्रॉफिट लॉस में। जो प्लांट मशीनरी 450 में आधा जो डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है एक्चुअली, उसकी वैल्यू कुछ भी रिकवरेबल नहीं है, तो पूरे इसका हाफ कितना हो गया, 2,25,000, वो कंप्लीटली आपका इम्पेयर्ड हो चुका है और उस 225 को हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना होगा। इनको छोड़कर जो बाकी एसेट्स है, जिनका हम अलग से उनका रिकवरेबल अमाउंट कितना हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, उनको एज CGU हम क्या करते हैं, उनका इम्पेयरमेंट चेक करते हैं। तो पता है मैं क्या करने वाला हूं, ये देखिए, पहले मैं इसका आंसर दिखाने के पहले मैं आपको यहीं पे समझा देना चाहता हूं। बहुत ही सिंपल सा काम है, ये तो बकवास क्वेश्चन है, बट फिर भी आप मुझे बताओ कि आपका हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस कैसे चेक करते हैं। तो CGU जो है ना बच्चे, CGU आप उसका लेते हो कैरिंग अमाउंट, उसका कैरिंग अमाउंट कितना है ना, जिसका हमें इम्पेयरमेंट चेक करना, कलेक्टिवली हम उसका कैरिंग अमाउंट देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जी, हम इनका निकालते हैं रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट के लिए उस CGU का मतलब कि जिसके ऊपर में कलेक्टिवली इम्पेयरमेंट लॉस चेक करना है, उसका हम क्या लेते हैं, आपका नेट सेलिंग प्राइस हम लेते हैं, नेट सेलिंग प्राइस यानी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपका, है ना। और हम उसका क्या लेते हैं जी, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से जो लोअर होता है, हायर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, है ना, हम लेते हैं रिकवरेबल अमाउंट। तो मुझे बताओ नेट सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है,
15 लैक्स, तो हमने क्या किया 15 लैक्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा बताओ वैल्यू इन यूज कितना बता रहा है 22.5 लैक्स, तो वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। तो इनमें से हायर कितना आ गया 22.5। ये हो गया जो जिन एसेट्स लायबिलिटी को सीजीओ के अंदर में अलग अलग हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कलेक्टिवली आइडेंटिफाई करना है उसका रिकवरेबल अमाउंट। अब उसका कैरिंग अमाउंट निकालिए। सुनो ना, ये जो 27,50,000 का अमाउंट है, क्या मैं 2750 यहाँ पूरा लिख दूं? नहीं सर। क्यों? क्योंकि जिसका हमने नेट सेलिंग प्राइस लिया है ना बच्चे, जिसका हमने नेट सेलिंग प्राइस लिया है, मुझे बताओ क्या उस नेट सेलिंग प्राइस में जिसका हमें पता है कि वैल्यू बिल्कुल जीरो है, जीरो, क्या वो भी उसमें रहा होगा? नहीं सर, वो तो सेल ही नहीं होगा, तो वो तो हो नहीं सकता। यानी कि आपने एक तो पेटेंट्स का जो 2 लाख है ना, उसको आप यहाँ से हटा दीजिए, है ना। दूसरा जो ये प्लांट मशीनरी है 250 का, इसमें से हाफ जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, जिसको उसने अलग से बताया है, आप उस 225 सिर्फ आधा 225 को आप हटा दीजिए, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि जिन सीजीयू के अंदर में जिन एसेट्स लायबिलिटी का अलग से हम रिकवरेबल अमाउंट पता कर सकते हैं कितना है अलग से, तो हम उसका अलग से निकालेंगे, और जिसका नहीं पता कर सकते बच्चे उसको कलेक्टिवली हम क्या करते हैं सीजीयू को अंदर में उसको हम आपका आइडेंटिफाई करते हैं। तो और हमने ये लिखा भी था, आपको याद होगा हम लोगों ने क्लास में आपको बताया भी, मैंने ये नोट्स में आपको ऊपर दिखाया था, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे आपके लिए, ये देखिए आप कहते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट इज डिटरमाइंड फॉर एन इंडिविजुअल एसेट्स। हम पहले इंडिविजुअल एसेट्स का डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, बट इफ द एसेट डज नॉट जनरेट, अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो फिर हम क्या करते हैं सीजीयू के साथ बढ़ते हैं आपका, ठीक है ना, सीजीयू के कॉन्सेप्ट के साथ। तो वही काम हमने किया, हमारे इंस्टीट्यूट ने जो इसका सोल्यूशन दिया है एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ पहले ये कितना अमाउंट निकल के आया, कितना निकल के आएगा 27,50,000 में से 2750 में से माइनस कीजिए और 425 आपका, तो ये आ गया बच्चे 23,25,000। मतलब जिसका आपने यहाँ पे नेट सेलिंग प्राइस लिया है ना, इस नेट सेलिंग प्राइस में पेटेंट कॉपीराइट है नहीं और आधा मशीन नहीं है। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज हम किसका, जो आधा मशीन डिस्ट्रॉय हो गया वो उसमें हो नहीं सकता, पेटेंट जो बिल्कुल जीरो हो चुका वो उसमें हो नहीं सकता, तो उन दोनों को हटा के हमने क्या किया, बाकी का भी कैरिंग अमाउंट लिया, ठीक है ना। तो जिसका ये होगा, जिसका ये होगा, उसी का कैरिंग अमाउंट होगा। बस इसी बात को उन्होंने बताया, आप यहाँ देख लीजिए। कहता है कि पेटेंट तो आपका जीरो हो चुका है, रिकवरेबल अमाउंट कुछ रहा नहीं, इसलिए पूरे 2 लाख रुपीज़ के इंपेयरमेंट लॉस को हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। हाफ द मशीन कहता है कि ब्लो इनटू पिक्चर खत्म हो चुके, बर्बाद हो चुके हैं, तो उसका जो आधा है वो आपका राइट ऑफ किया जाएगा और उसका भी पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस क्या करेंगे, हम प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे, ठीक है ना, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ अदर एसेट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अलग से अब जिनका हम डिटरमाइंड नहीं कर पा रहे यानी कि बाकी एसेट्स, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इंपेयरमेंट को हम पूरे सीजीयू के रूप में यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखिए आपका कि टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू आफ्टर इंपेयरमेंट ऑफ पेटेंट एंड मशीन्स, दो को हटाने के बाद जितना जितना वैल्यू वो इतना निकल गया 23,25,000, ये अमाउंट आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, जो रिकवरेबल अमाउंट है हायर लेंगे सीजीयू का, तो ये इन दोनों में हायर कितना आ गया आपका, ये तो कितना निकल के आ गया 75,000। टोटल इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया 75,000। अब ये जो 75,000 का इंपेयरमेंट लॉस है हम किस में चार्ज करेंगे, ये भी ध्यान रखना। ये जो 75 पे पहले क्या होता है जी, गुडविल में चार्ज करना। तो आप मुझे बताओ गुडविल है कितना, 150, पूरा यहीं से चार्ज हो जाएगा, पूरा यहीं से चार्ज हो जाएगा। मान लो मेरे बच्चे, मान लो मैं कहता हूं कि अगर ये अमाउंट आपका 1,60,000 होता, मान लो ये अमाउंट आपका 160 होता, तो फिर उस 160 में क्या करते हैं, उस 160 में 150 तो मैं इसको राइट ऑफ करता, बोलो हाँ ये सर। बाकी 10,000 जो आपका इंपेयरमेंट लॉस राइट ऑफ होता ना, वो इसमें अब नहीं होता, बोलो ना हाँ, इसमें नहीं होता। प्लांट मशीनरी में भी नहीं होता बच्चे अब, क्योंकि प्लांट मशीनरी में आधा तो डिस्ट्रॉय हो गया, उसको तो हटा ही दो, जो बाकी आधा है ना उसमें साफ साफ कहा है कि उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है जी, जितना अमाउंट आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो वो कह रहा है कि बट हाफ ऑफ द रिमेनिंग कैन बी सोल्ड एटलीस्ट एट देयर कैरिंग अमाउंट, जितना उसका कैरिंग अमाउंट है उतने पे ही उसको बेच सकते हैं। तो जितना कैरिंग अमाउंट है उतना ही उसका रिकवरेबल अमाउंट है, तो फिर उसमें इंपेयरमेंट लॉस हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो 10,000 का अमाउंट एक्स्ट्रा होता है, इसको राइट ऑफ करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर और बिल्डिंग के बीच में हम सिर्फ उसको राइट ऑफ करते हैं।
ठीक है ना। तो मैंने सारे केसेज बता दिया, जो उन्होंने पूछा वो भी, जो नहीं पूछा वो भी। आप देखिए यहाँ पे उन्हीं बातों को, यहाँ पे फर्स्टली एलोकेट गुडविल एंड देन टू अदर एसेट्स ऑन ए प्रो राटा बेसिस। हाँ, उन्होंने बता भी दिया नो फर्दर इम्पेयरमेंट शुड बी एलोकेटेड टू मशीन एज दे हैव ऑलरेडी बिन रिटन डाउन टू देयर रिकवरेबल अमाउंट। हम ऑलरेडी उनको दिखा चुके हैं। तो सिंपल शब्दों में सीजीओ का मतलब होता है जिन एसेट्स को हम अलग से उनका इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट पता नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं जी, उनका कलेक्टिवली निकाल के इम्पेयरमेंट लॉस चेक करके और फिर हम उनके बीच में प्रोपोर्शनल डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, जिन एसेट्स का हम पता कर सकते हैं उसको हम अलग से लेके चलते हैं। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। यहाँ पे एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस मैंने दिखाया हुआ है कि ये ड्राफ्ट का मतलब हो गया कि अब हमारे पास वो जो एसेट्स है हमारे बुक में कितने का दिख रहे हैं, हमारे बुक में आपका। तो बिना इम्पेयरमेंट किए बगैर गुडविल हमारा 150 का है, पेटेंट्स हमारा नील है क्योंकि हम खत्म कर चुके हैं, प्लांट मशीनरी 225 का है कि बाकी डिस्ट्रॉय हो चुका है, कंप्यूटर आपका इतना, बिल्डिंग आपका इतना, 75,000 का इम्पेयरमेंट है, यहीं पे एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे किसी जगह पे एडजस्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। तो रिवाइज्ड वैल्यू इम्पेयरमेंट बुक करने के बाद इतना इतना क्या होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर में? टोटल इम्पेयरमेंट लॉस कितना प्रॉफिट लॉस में चार्ज किया गया, ये तीनों को इकट्ठा करके, पेटेंट्स का, मशीन का और आपका जो कलेक्टिव बाकी सीजीओ के ऊपर में, यानी कि 5 लाख का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। ऐसा ही एक क्वेश्चन और उन्होंने अपना डाला हुआ, पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इम्पेयरमेंट लॉस पे अगर वो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनाना चाहेंगे, क्योंकि वर्कबुक में पता नहीं कि उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके डाले हुए हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं क्लास के अंदर में। आइए जरा रिवीजन क्वेश्चन में 11 देखते हैं। पीसीबी लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 48 lakhs फॉर वन ऑफ इट्स कैश जनरेटिंग यूनिट। आपका पीसीबी का आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितना है जी, 48 lakhs उन्होंने बता दिया है कि इम्पेयरमेंट लॉस 48 है। कैरिंग अमाउंट कहता है कि उसका 160 lakhs है, रिकवरेबल अमाउंट 112, पता नहीं क्यों बताए जा रहे हैं, इसका डिफरेंस तो 48 हो गया, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स बिफोर इम्पेयरमेंट कुछ इस तरीके का है, गुडविल, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, व्हीकल, पेटेंट्स, मॉनेटरी एसेट्स। आपका नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट एसेट्स आर इनसिग्निफिकेंट। नेट सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट एसेट्स आर इनसिग्निफिकेंट एक्सेप्ट फॉर बिल्डिंग। मेरे बच्चे कह रहे हैं कि बिल्डिंग को छोड़ के बाकी एसेट्स का जो सेलिंग प्राइस है ना वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि आप नहीं पता कर सकते कि इंडिविजुअली वो कितने बिकेंगे। उसकी वैल्यू कब पता चलेगी, जब कलेक्टिवली हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। विच हैज ए मार्केट वैल्यू ऑफ 35। बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कहता है कि 35 आपका है। नेट मॉनेटरी एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली रियलाइज। ये जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स है, नेट मॉनेटरी एसेट्स, ये कहता है कि फुल्ली रियलाइज्ड होगा। तो मतलब कि जैसे पिछला वाला था, ये फुल्ली रियलाइज्ड होगा, इसका रिकवरेबल अमाउंट आपका 26 ही है, कोई इंपेयरमेंट हम इसमें बुक नहीं करेंगे। प्लांट कौन सा था, बिल्डिंग जो 22 का है उसकी वैल्यू कहता है कि 35 आपका है, रिकवरेबल अमाउंट उसका ज़्यादा बचे, तो अगेन यहाँ पर भी कोई इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने का मतलब नहीं बनता। बाकी जो एसेट्स है हम उन पे क्या करेंगे, आपका पता करेंगे उनका कैरिंग अमाउंट कितना है, उनका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, टोटल हम इम्पेयरमेंट निकालेंगे और फिर गुडविल में पहले राइट ऑफ करेंगे, बाकी को प्रोपोर्शनलिटी में राइट ऑफ करेंगे, ऊपर में जो किया उसी तरीके से। देखो ना, बेस्ड ऑन द डेटा अबव शो हाउ इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी एलोकेटेड। सुनिए ध्यान से। As per the accounting principle, impairment loss will be firstly allocated to goodwill। आप जानते हैं impairment loss टोटल हमारा कितना हुआ बच्चे, 48 lakhs। 48 lakhs में 16 lakhs का अमाउंट कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, गुडविल से। तो 48 माइनस 16 कितना बच गया, 32 lakhs। उन 32 lakhs को बताओ किसके बीच में राइट ऑफ होगा, यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे नहीं होगा। तो बाकी का 32 lakhs क्या होगा जी, इन के बीच में राइट ऑफ होगा, इनके रेशियो में, यानी कि 4:3:1 के रेशियो में, 4:3:1। तो 32 को 4:3:1 में राइट ऑफ करके इस तीनों में से माइनस करेंगे और वही सारी बातें आपको बताया जा रहा है। 32 को हम क्या करेंगे जी, अपोर्शन करेंगे रिमेनिंग एसेट्स में। यहाँ देख लीजिए आपका प्री इंपेयरमेंट वैल्यू सबका आपका ये बता रहा है। गुडविल में पूरे 16 पहले राइट ऑफ कर लिया, उसकी वैल्यू अब नील निकल के आ गई। बिल्डिंग पे आपका हमें यहाँ पे किसी तरीके का इंपेयरमेंट बुक नहीं करना है, वो उसी तरीके से रहेगा। प्लांट मशीनरी और इसमें हमने क्या किया जी, 4:3:1 के रेशियो में हमने
32 लैक्स को, 32 लैक्स का जो अमाउंट था ना 431 के रेशियो में हमने क्या किया, इन तीनों में राइट ऑफ कर दिया और उसकी वैल्यू निकल के आ गई। बिल्डिंग, अगर आपके दिमाग में आ सकता है कि बिल्डिंग जो 22 लैक्स का है उसका कहता है कि सर रिकवरेबल अमाउंट आपका कितना था जी, 35 लैक्स। तो क्या बिल्डिंग को हम 35 पे नहीं दिखाएंगे? वो बच्चे वो कंपनी की कॉल है, अगर उसको रिवोल्यूशन मॉडल फॉलो करना चाहते हैं पीपी को दिखाने के लिए तो 35 पे दिखा सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे हमें उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो कह रहा सिर्फ इम्पेयरमेंट जो लॉस है उसको कैसे बुक किया जाएगा वो बताइए। तो वो मैंने आपको यहाँ पे बातें बता दी, मुझे विश्वास है यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगेन सीजीयू में किसी भी इंडिविजुअल एसेट्स के बारे में अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना लॉस है इंडिविजुअली आप उसको कर लीजिए, नहीं तो फिर हम क्या एज ए सीजीयू हम उसको बुक करते हैं, ठीक है ना। इतना पढ़ने के बाद तो कुछ बचता नहीं बदमाश। आइए ना, एक और भी क्वेश्चन उन्होंने वर्कबुक 2025 में दिया हुआ है, कहता है कि 31 मार्च 2023 को अ कैश जनरेटिंग यूनिट अंडरवेंट एन इम्पेयरमेंट रिव्यू विद द फॉलोइंग डेटा, आपका है ना। कहता है कि 30, मैं थोड़ा डायग्राम से आपको बताना पसंद करूंगा, आपको अच्छा लगेगा एक्चुअली। ये देखिए आपका ये ना कोई डेट है आपका 31 मार्च 2023 और इस डेट पे मेरे बच्चे, इस डेट पे क्या हुआ कि ये एक सीजीयू है जिसमें कि गुडविल दिख रहा है और बाकी एसेट्स को उन्होंने पीपीई में डाल दिया। ये जो कैश जनरेटिंग यूनिट आपका है अंडरवेंट एंड इम्पेयरमेंट रिव्यू, इस दिन पे हम लोगों ने क्या किया था, इनका इम्पेयरमेंट चेक किया था। इस दिन पे हमने क्या किया था जी, इनका इम्पेयरमेंट चेक किया था, इम्पेयरमेंट। और देखो इम्पेयरमेंट में क्या निकल के आया था, 31 मार्च 2023 को जो गुडविल 125 है पूरा 125 हमने राइट ऑफ किया था और पीपी मेरे बच्चे जो 375 है उसमें 135 हमने यहाँ पर राइट ऑफ किया था। और पोस्ट इम्पेयरमेंट जो उनका कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में रह गया, यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में वो इतना रह गया। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, ये क्योंकि एक सीजीयू है, हम लोगों ने टोटल इम्पेयरमेंट कितना देखा होगा कलेक्टिवली सीजीयू का 260। इस 260 में हमने गुडविल में कितना राइट ऑफ किया, 125। और बाकी का जो था ना, पहले गुडविल में राइट ऑफ होता ना बच्चे, और बाकी क्या किया हमने पीपी में राइट ऑफ किया, तो टोटल 260 का लॉस राइट ऑफ हो गया, 240 का अमाउंट हो गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। नीचे पढ़ना, पीपी कहता है कि वेर इनिशियली एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021, बहुत पहले कहीं इधर फर्स्ट कहता है कि अप्रैल 2021 को आपने पीपी को यहाँ पे क्या किया था जी, एक्वायर किया था, एक्वायर्ड, ठीक है। आगे पढ़ना, कितने में, 5 लाख रुपीज में, 5 लाख में हमने एक्वायर किया था, ठीक है ना, दिख रहा आपको ना, 5 लाख में एक्वायर किया था। हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना, 8 ईयर्स। कहता है कि ये पीपी जब यहाँ पे एक्वायर किया गया था बच्चे 5 लाख रुपीज में, तो कहता है कि ये 5 लाख में आपने एक्वायर किया था और इसका लाइफ कितना था जी, 8 ईयर्स था, यहाँ पे 8 ईयर्स था और डेप्रिसिएशन क्या था, एसएलएम से, ठीक है। 31 मार्च 24, ये देखिए अब जिस दिन इम्पेयरमेंट हमने चेक किया था उसके बाद समय आगे चला और 1 साल गुजर गया, यानी कि हम यहाँ पे आ गए 31 मार्च 2024। कहता है कि आपका इस डेट पे क्या हुआ, सुनिए, कंडीशन दैट लेड टू इम्पेयरमेंट हैड रिवर्स्ड। इम्पेयरमेंट जो हम लोगों ने सोचा था बच्चे उस दिन पे आपका, अब वो इम्पेयरमेंट का कंडीशन रिवर्स हो गया, मतलब कि जो लॉस हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था ना, अब लग रहा है कि हमारे उस सीजीयू में लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू रीअसेस किया गया 450 पे। मजे की बात सुनो, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो उसका रिकवरेबल अमाउंट है, यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट है ना सीजीयू का, वो कितना, 4,50,000, 450। तो एक बार पहले चेक करते हैं कि आखिर हमारे सीजीयू में जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू आखिर वहाँ पे है कितनी। क्योंकि मेरे बच्चे इम्पेयरमेंट कब चेक करते हैं, साल के एंड में, है ना, हमेशा सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे। तो देखो मैं एक बार क्या करूँगा, पहले एक बार चेक करता हूँ कि हमारे उस सीजीयू में कौन कौन से एसेट्स दिख रहे हैं। अब तो गुडविल दिख ही नहीं रहा है, गुडविल नहीं दिख रहा है, कौन से एसेट्स दिख रहा है, पीपी दिख रहा है। तो पीपी बच्चे 240, वो वैल्यू कब था, वो 240 की वैल्यू आपकी यहाँ पे थी, 240 वैल्यू यहाँ पे थी, है ना। ये वैल्यू कब का बता रहा आपका, ये वैल्यू बता रहा 31 मार्च 2023 का 240। तो चेक करो ना कि पीपी जो आपके इस सीजीयू में दिख रहे हैं वो 240 वहाँ पे कितने के हैं। तो सुनिए ध्यान से, मैं बता दूं आपको, ये 240 से यहाँ पे आते आते क्या हुआ होगा, हमने 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। बोलो ना, जो 240 मेरे बच्चे यहाँ पे है उसमें 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करके यहाँ पे कैरिंग अमाउंट आएगा।
बोलो हाँ जी सर। तो कितना आएगा मुझे बताओ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना होगा, मैं फटाफट यहीं पे आपको निकाल रहा हूँ कि आखिर डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा। ये जो 2,40,000 है, 240 है ना, ये 240, मुझे बताओ अभी उसका लाइफ कितना बचा हुआ है। यहाँ देखो लाइफ 8 ईयर्स था, यहाँ से यहाँ 2 साल गुजर चुके हैं, यानी कि इस पीरियड में हम लोग इस पीपी पे 2 साल डिप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, एक 22 में एक 23 में, तो 8 में 2 ईयर्स गुजर चुका है, यानी कि इसके आगे जो लाइफ था ना वो 6 साल का था, यानी कि 240 हमें अगले 6 ईयर्स में डिप्रिशिएट करना था, और ये 1 साल गुजरा है, यानी कि 1 साल कितना, तो कितना आ गया आपका 40,000 का अमाउंट, आपका 40,000। ऐसे पहले आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको 40,000, तो 240 में 40,000 माइनस कर दो, यानी कि आपके पीपी की वैल्यू कितना रह गया है, 2 लाख रुपीज। जो पीपी मेरे बच्चे वहां पे 2 लाख रुपीज का था, उसको हमने रिवैल्यू कितना किया जी सीजीयू को 450 में। ऐसे हमारे सीजीयू में 2 आइटम है, एक गुडविल है और एक पीपी है। तो जब हमने यहाँ पे देखा कि आखिर वैल्यू कितना कितना है, तो गुडविल की वैल्यू तो हम पहले से नील कर चुके हैं, और आपका जो पीपी की वैल्यू है बच्चे वो यहाँ पे कितने का है, 2 लाख का है। एक बात याद रखना, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने रिवीजन में पहले बताया था, दोबारा बता दूं कि गुडविल में एक बार इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद आप इसका रिवर्सल नहीं कर सकते। गुडविल में इम्पेयरमेंट लॉस अगर बुक हुआ है, गुडविल की वैल्यू को आप 0 कर चुके हैं या कम कर चुके हैं, तो जितने से गुडविल की वैल्यू कम किया उसको रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता, चाहे आपका जो इम्पेयरमेंट लॉस कितना भी रिवर्स हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। तो पहली बात तो ये निकल के आई, ठीक है। दूसरी बात कि अब हम लोग यहाँ पे हमारा पीपी कितने का है, 2 लाख का, पीपी नहीं मतलब पूरा सीजीयू जो है जिसमें कि गुडविल प्लस पीपी है वो 2 लाख का, और इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया 450। तो क्या हम 450 पे लेकर आएंगे? क्या ये 450 सिर्फ आपका पीपी का है? नहीं सर, पीपी प्लस गुडविल दोनों का है। तो पीपी को हम टू द मैक्सिमम कितने से बढ़ा सकते हैं अगर इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल होता है? तो देखो हमारा इंडेक्स क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर इस पीपीई पे, ये जो पीपी आपने एक्वायर किया था, उस पीपी पे अगर आप यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं करते हैं, अगर इस पीपी पे आप यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं करते हैं, तो इस पीपी की जितनी वैल्यू यहाँ पे दिखती है ना बच्चे, जितनी वैल्यू दिखती है टू द मैक्सिमम उतना ही रिवर्सल कर सकते हैं आप। दोबारा सुनिए, कहता है कि आपके यहाँ पे सीजीयू में 2 आइटम है, एक आपका गुडविल और एक आपका पीपी। भूल कर भी ना ये 450 पीपी की वैल्यू मत मान लेना। हमारे सीजीयू में 2 चीजें, पीपी है और गुडविल है। भले ही गुडविल की वैल्यू हमने 0 कर दिया है, बट गुडविल है ना बच्चे उस सीजीयू के अंदर में, जो गुडविल नील पे दिख रहा है। तो कहते हैं कि पूरा उस केस में जो गुडविल आपने जितना माइनस किया था, हम उसको रिवर्स कभी नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है हमें करना। तो वो तो बात ही खत्म हो गई। हम अगर मान लो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ा, तो हम किसको फिर बढ़ा सकते हैं? बाकी एसेट्स को। बाकी में क्या दिख रहा है? पीपी दिख रहा है। तो पीपी को हम यहाँ पे टू द मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, कितना रिवर्स कर सकते हैं इम्पेयरमेंट? तो कहता है कि देखो जी, पीपी वो आज कितने का दिख रहा है यहाँ पे, हमने कहा 2 लाख का। बोलते हैं कि अगर ये पीपी जो आपने यहाँ पे 5 लाख में परचेज किया था, जिसकी वैल्यू आपका यहाँ पे कितना का था जी, यहाँ पे था पहले कितने का, 375 का, उसमें 135 माइनस करके हमने 240 पे दिखाया था। वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं बुक किए रहते, यानी कि ये 135 का इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं हुआ रहता, तो फिर आपका पीपी आज यहाँ पे कितना पे दिखता है, वो देख लो कितना है, टू द मैक्सिमम उतना ही रिवर्स कर सकते हो। और इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये देखिए आपका पहले हमने क्या किया जी, कैरिंग अमाउंट पीपी का निकाला 31 मार्च 2024 को, जो कि 2 लाख रुपीज का अमाउंट है। फिर कहते हैं इफ द पीपी हैड नॉट बीन इम्पेयर्ड, अगर हम इम्पेयरमेंट नहीं किए रहते हैं, तो कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 24 को कितना दिखता, वो देखो आप। अगर ऐसा ना होता मेरे बच्चे, तो आप मुझे बताओ 31 मार्च 2023 को बिफोर इम्पेयरमेंट वैल्यू कितना था, 375। बिफोर इम्पेयरमेंट 375। तो 375 की हमने वैल्यू बोला जी कि 375, यहाँ लिखा हमने 375। और उस केस में बच्चे हम 375 पे इस 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यही होता ना। तो 375 पे कितना चार्ज करते हैं? 375 पे इसके पहले, आज के पहले 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो 375 में 8 - 2 यानी कि 6 ईयर में डेप्रिशिएट होता, हमने 6 से डिवाइड किया इंटू 1 यानी कि करंट ईयर का इतना डेप्रिसिएशन निकल के आता। तो ये वैल्यू विदाउट बुकिंग इम्पेयरमेंट लॉस माइनस
करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अगर ये वैल्यू रहता तो कितना होता, और फिर माइनस करके निकाल दिया हमने इतना 3,12,500। तो पीपी जो आज हमारे बुक में 2 लाख रुपीज का रह गया ना बच्चे, 2 लाख का, वो टू द मैक्सिमम यहाँ तक ही हम रिवर्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप कितना 1,12,500, इस दोनों का डिफरेंस टू द मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस आप रिवर्स कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे बात बता दी। आपके इंस्टीट्यूट ने ये वैल्यू निकालते समय पता उन्होंने क्या किया, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है। मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन यहीं से बुक कर लिया कि 375 भैया यहाँ पे कीमत था, अगर हम इंपेयरमेंट लॉस नहीं बुक किए रहते तो 375 पे हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते। उन्होंने क्या किया कि बोला कि 5 लाख के मुताबिक 5 लाख 8 ईयर्स में है, तो जरा बताओ कितना साल गुजर चुका है यहाँ तक, 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करके कितना आएगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, आप कैसे भी कर ले, बट वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप टू द मैक्सिमम इतना बुक कर सकते हो। दोबारा सुनिए ध्यान से, अगर हमने किसी सीजीयू में इंपेयरमेंट लॉस बुक किया है, तो इंपेयरमेंट लॉस जब हमने करंट ईयर में बुक किया कितना जी, 260। फ्यूचर में कभी अगर रिवर्सल होता है तो मेरे बच्चे उस रिवर्सल में आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि गुडविल में जो हम लोगों ने जितना भी माइनस किया होगा, पूरा अमाउंट चाहे 10,000 15 जो भी माइनस किया होगा, गुडविल के अंदर बुक किया हुआ इंपेयरमेंट लॉस कभी रिवर्स नहीं होगा। ये क्लियर आपका? यस सर। तो टू द मैक्सिमम अब मैं इंपेयरमेंट लॉस कितना रिवर्स कर सकता हूं, तो हमने कहा कि भैया बताइए कि इंपेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद आज आपके जो एसेट है उस सीजीयू में उनका वैल्यू कितना दिख रहा है ना। तो हमने कहा कि गुडविल छोड़ दो, बाकी क्या है, पीपी है, जितने एसेट्स होते सबका मैं देखता बच्चे। तो पीपी का आज वैल्यू कितना दिख रहा है, 2 लाख रुपीज है ना, 2 लाख रुपीज आपका यहाँ पे दिख रहा है। अगर मान लो हम लोग इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं किए रहते तो फिर यहाँ पे वैल्यू कितना दिखता, हमने कहा भैया इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं करते हैं तो 375 की वैल्यू यहाँ पे होती। 375 में हम 1 साल का डेप्रिसिएशन और चार्ज करते हैं, तो चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू कितना बची रहती है जी, आपका इतना बचा रहता। तो हम कहते हैं कि 2 लाख और 312,500 कितना हो गया, 1,12,500। 1,12,500 का टू द मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस को हम रिवर्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर आपको? ये सर। अब देखो सब कुछ हमने खत्म कर लिया बच्चे, जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल बनेंगे, क्या एमसीक्यू बनेंगे। एमसीक्यू में भी इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स उठा के बनाएगा, इससे हट के कुछ बनता नहीं है। जो भी कुछ वो बना सकता है, हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। थ्योरी ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, और फिर भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस चैप्टर को एंड करूँगा इसका कंप्लीट थ्योरी करा के। ऑब्जेक्टिव मैं पहले बता चुका हूँ, स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्कोप के अंदर में ये आपका इंपेयरमेंट जो है बच्चे, सारे एसेट्स पे आपका ये चलेगा, चाहे वो पीपी हो, चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे गुडविल हो। लेकिन हाँ, इन्वेंट्री, बायोलॉजिकल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, assets arising from construction, deferred tax assets, assets arising from employee benefit and financial assets के ऊपर में ये बस नहीं लगते हैं। तो आपको हो सकता है कि स्कोप में आपका एमसीक्यू आ जाए कि भैया किस पे आपका अप्लाई नहीं होता है ना, इंडेक्स 36। तो 3 ऐसे नाम होंगे जिसपे कि अप्लाई होगा, और इसमें से कोई एक उठा लेगा जिसपे कि आपका अप्लाई नहीं होता है ना। तो जो आपका मॉनेटरी आइटम्स जैसे कि आपके डेटर्स हो गए हैं, उन सब पे भी अप्लाई होता है, जिन पे नहीं होता मैंने उसको आपको यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है ना। किया था एक हमने नेट मॉनेटरी आइटम्स का, है ना, जैसे डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, मॉनेटरी आइटम्स में कवर होते हैं, उन पर भी हम इंपेयरमेंट चेक करते हैं, बैड डेट्स इसको बोलते हैं। तो ये हो गया इंपोर्ट डेफिनेशन में सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अब कुछ बचता नहीं बच्चे, जिसके जो कुछ मुझे कराना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ आपके लिए क्या जी, द एंड। और मैं फॉर्मली इस क्लास को एंड करना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से अब तैयार हैं, आपसे बेहतर कोई तैयार हो नहीं सकता है। आपको एक ही काम करना बच्चे, इस नोट्स को संभाल के रखना है। एग्जाम के टाइम पे आपको ना रियली में ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर में पूरे आपका जो वर्कबुक, आपका जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरी, सब कुछ को रिवाइज करने में मस्त तरीके से आपको हेल्प करेगा। आप सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करने के बाद, और कुछ अगर आप फीलिंग्स अपना शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में 15-20 सेकेंड तो बदमाश लगा ही सकते हो अपने फीलिंग्स शेयर करने के लिए कि हाँ जी सर, इससे कुछ फ़ायदा आपको मिला कि नहीं मिला, इतना समय मैंने आपके लिए स्पेंड किया है, थोड़ा सा तो आप कर ही सकते हो बदमाश। चलिए आगे मिलते हैं अगले चैप्टर का रिवीजन में, एक और अच्छे इंडेक्स को
कवर करने के लिए, बट आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं इस इंडेक्स के अंदर में। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।